बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। अगर आप चाय पीते हैं तो आपको चाय मिल गई होगी, और अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपको कॉफ़ी मिल गई होगी। आज मैं सुबह भागती दौड़ती आई हूँ, मुझे नहीं पता था। अब मंडे का दिन वैसे ही थोड़ा हैसल वाला होता है, आई बिलीव, पता नहीं क्यों, फॉर नो रीज़न। इसकी आज से कोई साइंटिफिक लॉजिक समझ में नहीं आई है कि क्यों मंडे को हमें बहुत इरिटेशन हो रही होती है। काम पे जाते हुए थोड़ा मसला हो रहा होता है। मुझे आज मसला नहीं हो रहा था, पता है, आई डोंट नो मैं किस फ्लो में थी और मैं लेट हो गई आज थोड़ा सा। तो आज ही हमारे सेट के ऊपर बहुत सारी ख़वातीन मौजूद हैं। जब मैं इसे आ रही थी, एंटर कर रही थी, तो जो ख़वातीन मुझे हर तरफ नज़र आई, और मैंने आते ही कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स, यंग ख़वातीन, और जो कि अपने पोटेंशियल को भरपूर अंदाज में यूटिलाइज़ करते हुए रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव या प्रोडक्टिव कर रही होती हैं अपनी लाइफ के साथ। तो आई फील सो गुड। और आज ही हमने आगाज़ में सोचा कि आपकी इन तीनों ख़वातीन से मुलाकात करवाएंगे। पहले ज़रा मैं किचन का रुख करती हूँ, क्योंकि किचन में आज हमारे पास आमना लतीफ़ साहिबा मौजूद है। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई, आपने वक्त दिया। आमना, मुझे ये बताएं कि आज हम क्या बना रहे हैं? जी अरमला, मैं एक्चुअली हेल्दी जो है ना फूड की तरफ ज़्यादा लोगों को लाना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं, क्योंकि ख़ुद अपना आई एम हेल्थ कॉन्शियस, सो मैं अपने लिए, क्योंकि चॉकलेट की मुझे क्रेविंग होती है, तो मैं डार्क चॉकलेट बनाती हूँ ताकि कम चीनी के साथ हो, और नट्स के साथ जब बनती है वो, तो वो इट बिकम्स हेल्दी। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस इन द मार्केट ऑल्सो, कि बच्चे भी खाएँ, बड़े भी खाएँ। जो अनहेल्दी कंफर्ट फूड में इंडल्ज करते हैं, लाइक चॉकलेट केक, ब्राउनी, कुकीज़, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूटेन, स्टार्च, फैट एंड शुगर होता है। उसकी वजह से आपकी जो है ना हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। आई सो अग्री विद दैट। और आज मुझे बहुत सारी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट अपने सामने नजर आ रही है, नट्स हैं, देयर इज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स। बट वही बात है कि जो चॉकलेट की क्रेविंग है बहुत सारे लोगों को आमना, वो होती है। इवन आप डाइट कॉन्शियस भी हैं, आप अपनी डाइट को मॉनिटर भी कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपका दिल कर रहा होता है चॉकलेट की कोई चीज़ खा जी, बिकॉज एक्चुअली आपको पता है कोको के ना बहुत फ़ायदे हैं। ये सुपर फूड है, नेचर सुपर फूड। तो जब आप इसमें रिसर्च को अगर आप देखें, तो वैसे बिकॉज यू नो एक इंसानी जिस्म को अल्लाह ने एक थोड़ी सी ना सेंसिटिविटी दी होती है कि जो उसके अंदर कमी होती है, ये जो ज़रूरत होती है ना, उसकी तरफ वो नेचुरली इंक्लाइन होता है। ऐसा ही है। तो आप देखते हैं बच्चों को भी बहुत ज़्यादा, और बड़ों को भी, सबको एक क्रेविंग होती है। वो क्रेविंग शुगर की नहीं होती, कोको की होती है, जिसकी वजह से, लेकिन क्योंकि मार्केट में यू नो हर चीज़ जो है ना कोको वाली, वो बहुत ज़्यादा चीनी के साथ और बहुत ज़्यादा मैदे के साथ दी जाती है, तो वो ख़राब हो जाता है। तो फ़ायदा होने के बजाय उसका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आई वांटेड कि कोई एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो लोगों के पास, जिसको खा के ना उनका वज़न बढ़े, ना उनको कोई बीमारी लाहक हो इंशाल्लाह, और वो अपने आप की अपनी क्रेविंग्स को भी सेटिस्फाई करें, वज़न ना बढ़े। सबसे अच्छी बात आपने इसमें तो कोको आपके अंदर ना इमोशनल स्टेबिलिटी लाती है। ये अल्लाह ने इसके अंदर अफादियत दी है। बिकॉज चॉकलेट बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है टेम्परेंस का। टेम्परेंस होता है ठंडा गरम करते हैं आप इसको। अभी मैं आपको दिखाऊंगी बनाते वक्त कि पहले आप इसको मेल्ट करने के लिए गरम करते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं करते, फिर वापस लाते हैं इसका टेम्परेचर, फिर इसको ज़्यादा हीट अप करते हैं, फिर इसको कूल डाउन करते हैं। तो ये जो टेम्परेंस है ना, यही क्वालिटी इंसान के अंदर आती है जब आप चॉकलेट या कोको इस तरह से खाते हैं। ज़बरदस्त। तो आज बन क्या रहा है एग्जैक्टली? जी, इट इज़ वेरी सिंपल। आई सिंपली वांट के जो मॉम्स हैं, और यू नो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी जिनको चॉकलेट खाने का शौक़ है, वो एक हेल्दी यू नो ऑप्शन, हेल्दी डार्क चॉकलेट की तरफ आ जाएं। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि वो अपने घर में बनाएं, इसको स्टॉक में रखें, और जब कभी उनको क्रेविंग हो तो वो थोड़ी सी लेके ना, और जब आप डार्क चॉकलेट खाते हैं ना, तो आप ज़्यादा नहीं खाते। आप उसकी क्वांटिटी थोड़े से में आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और फिर आपको वो इधर उधर आप नहीं ढूंढते, कोई स्नैक मिल जाए, कोई खाने में आप एक्स्ट्रा खा लो, वो सब चीज़ें आपकी जो है ना आर टेकन केयर ऑफ। ज़बरदस्त। सो आई जस्ट स्टार्ट। इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ डबल बॉयलर। तो डबल बॉयलर इसको कहते हैं जब आप नीचे पानी रखा हो, आपने थोड़ा सा पानी रखा है, मैंने इतना कि वो सिर्फ स्टीम बना दे, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन इसको टच नहीं करना चाहिए नीचे से, ताकि वो फिर उसके जो है ना वो उसको तोड़ देगा। तो आपने शीशे के अंदर आप कोई भी पाकिस्तानी लोकल कंपाउंड डार्क चॉकलेट ले लीजिए,
आपको रीज़नेबल मिल जाएगी। अगर आप ब्लॉक लेते हैं हाफ़ kg का तो वो बिटवीन 1200 to 1500 आसानी से मिल जाता है। तो आप हाफ़ किलो ले लीजिए, उसमें बहुत सारी चॉकलेट बन जाएगी। इसको आपने इस तरह से जब थोड़ा सा ये स्टीम अप हो जाए, जी बिल्कुल, उसके ऊपर रख लीजिए शीशे के बोल में, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको हिलाते रहना है जैसे जैसे वो मेल्ट हो, ताकि जो नीचे का जो बेस है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जस्ट कीप मिक्सिंग इट अप ताकि वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, वरना वो फिर जल जाती है। तो इतना सा बस आपने ख्याल रखना है। और इसको कितना टाइम लगता है आमना नॉर्मली मेल्ट होने में? 5 से 10 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगी। ठीक है। जब ये मेल्ट हो जाए तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी की जो आपका शौक़ है या जो बच्चों का शौक़ है इसमें से डालिए। पीनट्स मैं लाई हूँ, आमंड लाई हूँ, खजूर है, किशमिश है, हेल्दी चीज़ें। जब नट्स आप डालते हैं तो नट्स के साथ प्रोटीन जो आती है नेचुरल, वो इसके जो जितनी भी चीनी अगर इसके अंदर होगी उसको बैलेंस आउट कर लेती है, तो वो इसका एक एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट होता है। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स इसका लो हो जाता है, एब्जॉर्प्शन इसकी स्लो हो जाती है, और जिन लोगों को शुगर स्पाइक का भी प्रॉब्लम, सबको ही हमें हो जाता है शुगर का जब भी स्पाइक होता है, तो उससे आपके जो है ना इमोशनल जो है मूड्स वो ऊपर नीचे जाते हैं। नीचे होते हैं। जैसे आपका मूड, आप क्रैंकी हो रहे हो तो आपको समझ लग रही होती है आपको मीठा चाहिए और आप मीठा खा के वो शुगर स्पाइक लेते हो तो खुश हो जाते हैं, वो स्पाइक फिर नीचे डाउनर आता है। आप इसी में फिर यही चीज़ आगे बढ़ के पैटर्न आपको डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है। ओके सो दैट इज द रियली। चलिए आमना, आप इसको जब तक मेल्ट करिए, मीनवाइल हमारे पास और भी गेस्ट है, मैं वहाँ चलती हूँ, साथ साथ आपसे बात भी करती हूँ और मैं ज़रा कुछ इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपने दीगर 2 मेहमानों का। गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर जी हमने को वर्किंग स्पेस का एक आइडिया और कॉन्सेप्ट जो है बड़ा प्रिवेल होते हुए देखा है। इट्स अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया। जो काम करने का अंदाज है लोगों का, उसमें बड़ी नुमाया तब्दीली आई है। अब आप रवायती दफातर की बजाय को वर्किंग स्पेसेस को बहुत तेज़ी से पॉपुलैरिटी हासिल हुई है। ये एक ऐसी मुश्तरका आप जगह के लिए जहाँ पर जदीद और फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव एनवायरनमेंट मिलता है लोगों को, और वो अपनी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं इसको बड़े भरपूर अंदाज में लेकर भी चलते हैं। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो फ्रीलांसर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, बिजनेसेस हैं, हत्ता कि बड़ी कंपनीज जो हैं उनके मुलाजमीन भी एक साथ काम कर रहे होते हैं। और वो जो एक आपका टिपिकल ऑफिस एनवायरनमेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कि हर एक कंपनी का अपना काम करने का अंदाज़ होता है। आज हम को वर्किंग स्पेसेस के हवाले से बात करेंगे कि ये जो जिद्दत आई है आपके काम करने के अंदाज में कितनी हेल्पफुल है, और ये किस तरह से हमारा जो काम करने का या हमारी क्रिएटिव एबिलिटीज़ है उसको बेहतर करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। इसके लिए हमारे साथ इस वक्त आमना हसन मौजूद हैं, को वर्किंग स्पेस हैं और इस की फाउंडर हैं, और इनसे हम बात भी करेंगे इनकी जगह के हवाले से। आमना, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो आवर कोवर्किंग स्पेस इज कॉल्ड आर स्पेस। हम स्पेस, जी बिल्कुल, और हम मेन मार्केट गुलबर्ग में हैं। ओके, लवली। आर स्पेस की फाउंडर हैं जी, इनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने जैसे कहा ना, एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया बड़ा अच्छा होता है, और जब ख़वातीन कुछ अपनी लाइफ के साथ अपनी रूटीन में कुछ प्रोडक्टिव कर रही हों तो बड़ा अच्छा लगता है। पाकिस्तान की में जो ख़वातीन की नुमाइंदगी है वो हमने हर शोबे में देखी है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, एंटरप्रेन्योर है, होम बेस्ड बिजनेसेस चला रहे हैं। अब ख़वातीन किसी भी आपके लिए फील्ड में पीछे नहीं है। आज हमारे साथ ऐसी खातून मौजूद हैं, उमेरा हैदर साहिबा, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। लाहौरी क्राफ्ट एंड क्लोथिंग के नाम से अपना ब्रांड चलाती हैं, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये कस्टमाइज्ड हैंड पेंटेड फैशन, इसमें एक अलग पहचान रखती हैं। और ये इनकी आज जो चीज़ें हैं, इनके कपड़े हैं, इनके खुस्से हैं, बहुत सारी हमें हैंड पेंटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम उमेरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई, आपने वक्त दिया। अच्छा जी, हम ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मीनवाइल आमना लतीफ़ की जो चॉकलेट है वो वहाँ पे मेल्ट हो रही है साथ साथ। आमना, मुझे आर वर्किंग स्पेस के हवाले से बताएं, ओवर टाइम ये जो को वर्किंग स्पेसेस का आइडिया है बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जा रहा है, और अब तो बहुत सारे यंगस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर्स एक जगह पे बैठ रहे हैं, और मैं अब मुख्तलिफ जगहों पे नए से नए आइडियाज़ आते हुए देख रही हूँ। आपने कब इसका आगाज़ किया अपनी आर स्पेस का, और ये आइडिया अब तक कितना सक्सेसफुल रहा है आपके नज़दीक? जी बिल्कुल, तो बेसिकली हमारी रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कंपनी है, और हमने एक प्लाज़ा बनाया है गुलमोहर ट्रेड सेंटर के नाम से। तो वहाँ हमने ये देखा है कि छोटी कंपनीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है कि
जब आप कोई ऑनलाइन फ्रीलांसर्स के प्रोजेक्ट्स ले रहे होते हैं तो खुद ऑफिस सेटअप करना, उसको चलाना, उसकी सफाई, ऑफिस के चाय के स्टाफ रखना, तो इनके लिए यही बेस्ट होता है कि अगर उनको एक रेडी सोल्यूशन मिलता है जिसमें एक फर्निश्ड ऑफिस होता है, सर्विसेज, तमाम सर्विसेज होती हैं, क्लीनिंग की सर्विसेज होती हैं, चाय कॉफ़ी की सर्विसेज होती हैं, और उसके अलावा इवेंट्स भी होते हैं, दोस्त भी मिल जाते हैं। तो ये है कि आपने घर से सिर्फ अपना लैपटॉप लाना होता है, बाकी सब कुछ आपको मिल जाता है, और ये है कि एक कम्युनिटी बन जाती है। एडल्ट्स जो हैं, स्पेशली जो ऑनलाइन काम करते हैं, वो थोड़ा सा लोनली भी फील करते हैं क्योंकि वो अमूमन रात को काम करते हैं और दोस्त बनाने के लिए टाइम नहीं होता, हर वक्त काम कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में आप क्लास भी जाते हैं, आप दोस्तों से भी मिलते हैं, हम चाहते हैं कि जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए भी इस तरह की एक इन्वायरमेंट बने जहाँ उनको दोस्त भी मिले, बिज़नेस कनेक्शंस भी मिले, और कोई अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी कोई कोर्सेज़ या लेक्चर्स वगैरह भी मिले। ज़बरदस्त। अच्छा आमना, मुझे ये भी बताएं, ज़ाहिर आपने कहा कि बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, और उनकी जब मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को भी देखा है कि वो रात भर इंटरनेशनली काम कर रहे होते हैं कंपनीज़ के साथ, तो वही बात है कि आपका जो कोवर्किंग स्पेस है इट्स 24/7 ओपन, और ये रात के टाइम भी जो बच्चे, कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई भी काम कर रहा है, वो अवेलेबल होती है ये जगह? जी बिल्कुल, हम तो 24/7 हैं। कोवर्किंग स्पेसेस अमूमन लाहौर में नहीं होती, लेकिन मैंने ये देखा कि ये नीड काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ अगर आपके मेजॉरिटी लोग जो हैं वो यूके या यूएस क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए यही बेस्ट होता है। तो हमारे पास 2 शिफ्ट्स होती हैं हमारी अपनी टीम की, जो रात को भी उनको क्लाइंट्स को देखती हैं और दिन को भी देखती हैं। लवली लवली। अच्छा उमेरा, अब आप अपने ब्रांड के लाहौरी क्राफ्ट्स थोड़ा सा बताएं, कब आपने स्टार्ट किया? आप चूँकि इसमें ये सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, सो आपको शौक़ था हमेशा से, एजुकेशन भी आपकी यही थी? एक्चुअली ये शौक़ तो वगैरह कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, बेशक। तो मुझे एक जब आपका एक रुझान किसी चीज़ की तरफ होता है ना, तो आपको हर चीज़ में उसी को रंग देने की सोच रही होती है कि मैं इसको कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, इसको कैसे नई शक्ल दे सकती हूँ। और आर्टिस्ट जो होता है ना, उसकी जो आँख है वो अपने हर चीज़ को अपनी नज़र से देखता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, मेरा ये जो काम है तकरीबन मैं 2016 से स्टार्ट किया हुआ है मैंने। तो अब उसको साथ लेके मैं अपनी जो है डिफरेंट जगहों पे एग्जीबिशंस वगैरह भी करती रही हूँ। अब आके हम लोगों ने अपनी वर्कशॉप्स देनी शुरू कर दी हैं, और ये एक वो वाला काम है कि पहले वक्तों में होता था ख़वातीन सिलाई, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी वगैरह की तरफ फोकस करती थी। अब इतना ट्रेंड हो गया है कि बच्चे क्या, ये जो आजकल की यूथ है उसको तो छोड़े, हमारे जो जितनी भी एजेड ख़वातीन है उनका रुझान बहुत इस तरफ हो गया है। वो बहुत ज़्यादा इस तरफ, मतलब ये नहीं कि टाइम लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी टाइम किसी भी एज में आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, मुझे इसको एक वो कहते हैं ना कि ये ऐसा काम है कि आप अपने मेंटली भी आप जो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ठीक है, थेरेपी समहाउ। एग्जैक्टली। तो आपको एक अच्छा मोटिवेट होते हैं, आप कोई भी नई चीज़ बना रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। मेरी सोच ये होती है कि मैं कुछ भी देखूं, ज्वेलरी है, ज्वेलरी के ऊपर पेंटिंग होती है, शूज़ के ऊपर, शूज़ में आप लेदर शूज़ हो जाए, कैनवस शूज़ हो जाएं, अब आजकल ट्रेंडिंग में खुसाज हैं तो वो स्टूडेंट्स बहुत लाइक करते हैं। तो दुपट्टे वगैरह जो भी है, हर तरह की चीज़ों को करती हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ टोट बैग्स वगैरह, जी नज़र आ रहे हैं। सो आई सी, मैं ज़रा एक और एंटरप्रेन्योर, चूँकि हमने उनसे आते ही उनसे रेसिपी पूछने की क्लस्टर्स लाहौर की आप फाउंडर है, ये एक ब्रांड भी है, और जाहिर है आमना जिस तरह आपने भी बताया भी कि डायबिटिक पेशेंट्स हो या लोगों को शुगर की क्रेविंग होती है, ये आइडिया इसी तनाजुर में आपके पास आया, और आप कब से अपने इस ब्रांड को रन कर रही हैं? जी मुझे 4 साल हो गए इस ब्रांड को रन करते हुए। लेकिन इट टेक्स टाइम, बिकॉज जब आप कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो ना जो हेल्थ रीजंस के लिए होती है, तो लोगों को ज़रा अपना डिसिप्लिन देखना पड़ता है पहले। तो एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज आप मार्केट में देखते हो बहुत ज़्यादा, एक्चुअली कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा कंफर्ट फूड आ गया मार्केट में, बिकॉज परेशानी थी तो लोगों को कोई चीज़ चाहिए थी ताकि उनको ज़रा थोड़ी सी ना कंफर्ट मिले, थोड़ी सी तसल्ली मिले। तो बहुत ज़्यादा मीठा, और ये जो इतना आप लोडेड फूड देखते हो ना, जो सॉसेस निकल रहे हैं, ये पहले नहीं था। ये अभी बड़ा नया है, ये पिछले 3-4 साल से ही बहुत ज़्यादा कि आपको हर चीज़ में ना
बहुत ज़्यादा जूसी आपको बर्गर्स चाहिए, स्टेक्स भी आपको जूसी चाहिए, उसके ऊपर चॉकलेट सॉस गिरता हुआ केक के ऊपर, और वो 3 मिल्क केक जो है उसमें इतना ज़्यादा उसके अंदर जाता है कंडेंस्ड मिल्क और चीनी बेतहाशा, ये बहुत अनहेल्दी चीज़ें हैं। और मैं एक्चुअली मेरी वालदा को डायबिटीज़ थी, तो मैं बचपने से मैंने देखा कि जो डायबिटिक पेशेंट होता है, एक तो उनको क्रेविंग भी होती है, लेकिन उनका जो है ना डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी होता है कि चीनी वो रेगुलेटेड तरीके से अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो वो ठीक रहेंगे। जहाँ उन्होंने एक्स्ट्रा खाया तो उस उतार चढ़ाव शुगर का जो है उसमें आपके भी मूड्स अफेक्ट होते हैं, तो पेशेंट तो सफ़र करता ही करता है, घर वालों को भी मैनेज करना पड़ता है बहुत जी, वो पूरी फैमिली को एक उस इलनेस को मैनेज करना पड़ता है। सो आई लर्नड वेरी अर्ली ऑन कि ये हेरेडिटरी प्रॉब्लम है, तो अगर मुझे इससे सेफगार्ड अपनी हेल्थ को रखना है तो आई हैव टू फाइंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू ईटिंग एंड सैटिस्फाइंग। और आपने बहुत सारे लोगों की मुश्किल आसान की है, आपने खुद तो अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढा। एक्चुअली जब मैंने अपने लिए, तो मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने में कि मुझे क्रेविंग किसकी होती है और उसको मैंने सेटिस्फाई कैसे करना है। आई मीन बिकॉज आप हर चीज़ का ना ढूंढते हो अल्टरनेटिव, तो करते करते मुझे इतना टाइम लगा, तो मैंने कहा लोगों को इतना नहीं लगना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो किसी प्रॉब्लम का, तो आप चाहते हैं कि लोगों की हेल्प हो जाए, उन तक जल्दी पहुंच जाए, एंड दे डोंट हैव टू लुक फॉर इट एंड रिसर्च इट एंड इधर उधर आप ढूंढोगे। तो जो कम से कम हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो एफर्ट डालते हैं अपनी हेल्थ को मैनेज करने में, कम से कम वो उनके पास एक सोल्यूशन हो, एक अल्टरनेटिव हो कि वो एक हेल्दी ट्रीट ले सकें। तो आमना मुझे बताएं, ये आप रेडीमेड चॉकलेट्स हैं और ये अवेलेबल कहाँ पे होती है? आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ से या कहीं पे आपने इसको रखा, स्टॉक किया हुआ है? जी, मैं होम बेस्ड हूँ लाहौर में ही ऑब्वियसली, बिकॉज आपको पता है चॉकलेट ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल होता है, फॉरन मेल्ट हो जाती है, तो हमारी गर्मी जो होती है उसमें इट हैज़ टू बी टेम्परेचर कंट्रोल्ड रखना पड़ता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन को। तो मैं अभी लाहौर में ही स्टॉक कर रही हूँ, कपल ऑफ बेकरीज, बेक्ड बेकरी है वहाँ पे मैं रखती हूँ, और फिर बॉडी बाय बटर एक्सप्रेस कैफ़े है, वो भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें रखते हैं, तो वहाँ भी मेरा स्टॉक होता है। और साथ मैं क्योंकि बच्चों को चाहती हूँ इस तरफ आए, तो मैं अनीस बुक कॉर्नर पे रखती हूँ। अच्छा, उनके पास एक फ्रिज था, तो मैंने कहा प्लीज़ आप ये रखें, ताकि बच्चों को जितना जल्दी आप शिफ्ट करेंगे, उनका टेस्ट डेवलप करेंगे, उनको समझ आएगी कि उनकी सेटिस्फाई हो रही है क्रेविंग थ्रू दिस चॉकलेट विच इज़ नॉट टू शुगरी आइदर। और दूसरा फिर एक बेसिक फार्मेसी में मैंने रखा, अगेन बिकॉज आई वांट फार्मेसीज टू हैव, वहाँ पे जब आप जाते हैं ना, तो हर जगह मीठे जूस और मीठी चॉकलेट पड़ी होती है। ऐसी जगहों पे हेल्दी चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग एटलीस्ट वो ले सकें और अपना ख्याल रखें। ज़बरदस्त। और ये मेल्ट हो गई है अब ये काफ़ी मेल्ट हो गई है जी, मैं सिर्फ वेट करी थी ताकि आपको दिखा दूँ। जी। थोड़े से इसमें लम्प्स रह गए, फोकस करें जी। ये इस तरह से आएगी, और मैं इसका टेम्परेचर क्योंकि कम करी थी, मैं नीचे हाथ रख के मैं आई कीप चेकिंग कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए, वरना फिर वो जल जाती है। तो आपने उसको हिलाते रहना है, और अब ये इस शक्ल में आ गई है। एक दफ़ा अब मैं इसका फिर से टेम्परेचर रेज करूँगी, पुटिंग इट ऑन द बॉयलर, और फिर उसको जब मेल्ट करूँगी तो कंप्लीट मेल्ट हो जाएगा। फिर मैं इसमें चीज़ें डाल के, और इसको मैं छोटे छोटे बाइट साइज पोर्शन में बनाती हूँ। अगेन कि आप एक छोटा बाइट ले लीजिए, छोटा साइज, क्योंकि आपको पता है जो बाकी बिजनेसेस हैं ना, वो आपको बड़ा बेचते हैं कि आप पैसा खर्च करें, उनका बिजनेस चले, लेकिन जब हेल्थ रीजंस के लिए कोई चीज़ हो ना, तो फिर आप उसको उसी तरह बेचना चाहते हैं जिस तरह इस्तेमाल होनी चाहिए। तो बाइट साइज़ लीजिए, एक खा लीजिए, नहीं तसल्ली हो 2 खा लें, 3 खा लें मैक्सिमम, बट ज़्यादा उसके बाद वैसे भी आपको अगर एक दफ़ा क्रेविंग आपकी सेटिस्फाई हो जाए, डोंट फील लाइक ईटिंग इट मोर, राइट? दैट्स द आइडिया। हाँ, कि आपकी एक बाइट में अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी देख रहे होते हैं, तो इवन आप उसको ज़ाया ही कर रहे हो, आप खामखा में ले लेते हो, फिर आपके तो ज़ाया ना हो जाए, आधा वक्त आप उसलिए खा रहे होते हैं। आई स्वेयर, स्पेशली मॉम्स का ये प्रॉब्लम होता है कि आधा टाइम तो यही सोच रहे होते हैं खाना ज़ाया हो जाएगा और खा ले। आप माइंडफुली नहीं ना, कॉन्शियसली नहीं खाते हो, तो एक बार ले लिए, अब कौन उसको टुकड़े करके कहाँ रखेगा और करेगा, तो फिर आप दूरी बार खा लेते हो, और वो बहुत नुकसानदेह है। आई एग्री। चलिए जी, आपकी मीनवाइल आपका प्रोसेस हम दिखा रहे हैं। हम ज़रा आमना हसन से बात करते हैं। आमना, अभी जैसे हमने खुद भी बात की, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कोशिश यही कर रहे होते हैं, और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी होता है कि उन्होंने अपना एक सेटअप लगाना है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक स्पेस लेंगे, लोग बिठाएंगे, वही बात है लॉजिस्टिकली एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपने इस बात को मेक श्योर कैसे किया, और अभी आपकी इस कोवर्किंग स्पेस के अंदर किस तरह के लोग हैं? एंटरप्रेन्योर ज़्यादा हैं, बिजनेस वाले हैं, या ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं? जी, आई थिंक इसका मतलब आपको एक मिक्स रखना पड़ता है।
हमारे जो मोस्टली लोग हैं वो ये हैं कि उन्होंने एक बिज़नेस सेटअप की हुई है और उनके आगे एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, तो चाहे वो एक कॉल सेंटर हो या चाहे सॉफ्टवेयर हाउस हो, उनका छोटा सेटअप होता है बट वो उनके मतलब टीम के साथ पूरा एक सेटअप होता है। तो हम बेसिकली वो सारा उनके साथ बेसिकली उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रॉम इंडिविजुअल सीट टू अगर आपने 3 या 4 पर्सन का ऑफिस लेना है या आपने 10 लोगों का लेना है या आपने 100 लोगों का लेना है, हम आपकी टीम के साइज़ के हिसाब से आपको स्पेस देंगे। लवली। और मुझे ये बताएं आमना कि मैक्सिमम आप कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं अपने स्पेस में, और आपका जो ऑफिस है आपकी इसकी एक ही ब्रांच है या और भी आप लोगों का प्लान है इसको एक्सपैंड करने का? जी, तो हमारी स्पेस जो है यहाँ हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 600 लोगों की जगह है। 600 लोगों जी, जो ऑलमोस्ट फुली ऑक्यूपाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद जी हम बिल्कुल प्लान कर रहे हैं एक्सपेंशन की तरफ। हमने सिर्फ 1 ईयर पहले इसको लॉन्च किया था, तो अब हम बेसिकली आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसका मतलब पीपल आर एक्चुअली विलिंग कि उनको इस तरह की जगह मिले कि अगर आपके पास 600 लोगों की जगह है, इट्स फुली ऑक्यूपाइड, तो फिर ज़ाहिर है कोवर्किंग स्पेस का आइडिया इट्स अ सक्सेसफुल आइडिया इंटरनेशनली एज वेल आई बिलीव, और पाकिस्तान के अंदर तो आई थिंक कि इट्स अ गुड साइन कि एक्सेप्टेंस आ रही है। अच्छा उमेरा, अब मैं आपकी थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं, हम उठते हैं और आपके आते हैं कपड़ों पे और इन चीज़ों के ऊपर कि क्या क्या पड़ा हुआ है क्या क्या नहीं है। आ जाएं आप भी। ओके जी। अच्छा ये दुपट्टे जी भी हैं, जी, ऑर्गेन्जा के, जी जी हैंड पेंटेड दुपट्टे हैं ऑर्गेन्जा के। ओके। इस पे आप डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टफ पे करवाना चाहते हैं, कस्टमाइज हो जाते हैं शिफॉन पे, नेट पे। ये ऑर्गेन्जा पे हुआ है? जी जी, ऑर्गेन्जा के ऊपर हुआ है। ओह लवली। इट्स ऑल हैंड पेंटेड? जी जी, फ्री हैंड पेंटिंग है, इस पे कोई ट्रेसिंग कुछ भी नहीं होता इसमें। फ्री हैंड पेंटिंग जी जी है? ओह वाह। इस पे आप कोई ट्रेस करके पेंट नहीं करते जी कि आपने पहले डिजाइन बना? आर्टिस्ट किसे कहते हैं, जो आपके दिमाग में चीज़ चल रही है ना, उसको फ्लो में आप बस अपने जो दिमाग के अंदर जो है वो आपने उसको उतारना है बस। या और ये वही बात है कि ये गॉड गिफ्टेड होता है कहीं से आने। वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छे बनाए हुए। और इस पे ये भी आपने सारा पेस्ट किया हुआ है? जी जी, लवली। और आमना मुझे बताएं आप, सॉरी उमेरा मुझे ये बताएं आपकी साड़ी है? ये साड़ी है जी, ये साड़ी है। इसके अलावा सिल्क के ऊपर, शमोस के ऊपर जो भी है, साड़ीज ऑल हैंड पेंटेड? जी जी। इंटरेस्टिंग जी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो उमेरा मुझे ये बताएं आपका सबसे जो अब तक का हॉट सेलिंग आर्टिकल है वो क्या है? टॉट बैग्स एंड खुस्साज। खुस्साज एंड क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और ज़्यादा अब आजकल बच्चों के अलावा जो बड़ी माएँ हैं वो इन चीज़ों को क्या लाइट कैरी हो जाए, आराम से पकड़ सकें। हाँ, चीज़ जो को बाहर आप अगर मार्केट जा रहे हैं या कहीं ग्रोसरी वगैरह जी जी, के लिए जा रहे हैं, के लिए जस्ट कैरी इट। देखिए ये इको फ्रेंडली भी आप उसको कह सकते हैं कि आप जो हम लोग आजकल जो हमारे पाकिस्तान की जो भी है ये प्लास्टिक बैग से इनसे जान छूट जाती है। ये जो आपने इस पे टैगलाइंस लिखी हुई है वेरी इंटरेस्टिंग। ये बिल्कुल ये आपकी अपनी, हाँ अपनी ही मर्जी की आप उसको कोटेशंस वगैरह आप लिखवा सकते हैं। और ऑन द स्पॉट भी हम लोग करते हैं, जब ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनकी पसंद के मुताबिक, उनकी डिमांड के मुताबिक जो है वो कर लेते हैं। तो खुस्साज का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा, मेरा अच्छा है, बहुत अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा। ये आप कुछ पीसेस लाए हैं जी, कैमरे में दिखाएं भी। ये खुस्सा ये भी हैंड पेंटेड है एंड दे लुक रियली नाइस। अच्छा तो मुझे बताएं, आपने अपने पास कोई टीम रखी हुई है जो आपकी हेल्प करती है? नहीं, आपने खुद ही सब कुछ करना है? एक्चुअली अभी तो फ़िलहाल मैंने खुद ही सब मैनेज करती हूँ। वाह। तो क्योंकि अभी इंशाल्लाह जब मैं देखती हूँ टीम मेरी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि मेरा काम का कितना है, सिचुएशन क्या है। हाँ जी, क्योंकि मेड टू ऑर्डर होता है, और अक्सर तो ऐसे ही होता है कि मैं अब जैसे अब एग्जीबिशंस हमारा सितंबर के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसके लिए अपने जो मटेरियल तैयार कर रहे होते हैं। पी कैप्स आजकल बहुत इन हुई हुई हैं, पी कैप्स के ऊपर काम हो रहा है आजकल गर्ल्स का। बॉयज़ बहुत शौक से ले रहे हैं, और लड़कियां तो लेती हैं, लड़कों का भी बहुत शौक होता है। लवली लवली। नहीं, आपका काम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आई एम ग्लैड। लाहौरी क्राफ्ट्स के नाम से आपका इंस्टाग्राम हैंडल है? जी जी जी। चले, बहुत सारे लोग आपको देख भी होंगे। अच्छा, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगी फॉलो भी करें ज़रूर। और इसके अलावा जो है हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं, उसके लिए अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसको वो भी हमें। वर्कशॉप्स कहाँ पे करती हो मेरा? वॉक टावर MM आलम रोड, जो हम लोगों का जो है वुमेन रिसोर्स ऑफिस है, वहीं पे हम लोग अरेंज करते हैं। ओके लवली लवली। अच्छा अब मुझे ये बताएं आमना, जैसे आप भी
इस कोवर्किंग स्पेस को रन करी हैं, ये तो हमने अच्छी बातें इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बताए, लेकिन स्टिल आप चैलेंजेस होते हैं हर काम के। आपको क्या चैलेंजेस शुरू में रहे इस स्पेस को लेके, क्योंकि हर तरह के डिफरेंट फील्ड से लोग आ रहे हैं, हर एक का मिजाज मुख्तलिफ है, दो के इंटरेक्शन, सोशलाइजिंग, आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, बट एट द सेम टाइम इट गेट्स चैलेंजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? हाँ, आई थिंक इसमें ये बेसिकली एज अ ऑपरेशंस पर्सन आपको ऑब्वियसली एक क्लाइंट सर्विस की बिज़नेस में आना पड़ता है। तो सबसे चैलेंजिंग ये होता है कि जैसे जब इंटरनेट जाता है तो पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत इशू होता है। अब ये है कि क्लाइंट्स हमारे काम कर रहे होते हैं, हमने उनको इंटरनेट प्रोवाइड करना था, तो जब नहीं होता तो फिर हमारे लिए वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने एक स्पेशलिस्ट कंपनी को इंगेज की थी, तो उनके साथ हम काम करते हैं। इस तरह यही है कि जो एवरीडे मसाइल होते हैं, लाइक बिजली का कोई इशू हो जाए या कोई पॉलिटिकल वजह से ऑफिस बंद करना होता है, तो फिर हमें ऑब्वियसली क्लाइंट्स की डिमांड्स को मैनेज करने होते हैं। कभी कभी उनको अलाउ भी करना होता है कि वो काम करें, बिकॉज उनकी तो नहीं ईद की छुट्टियां वगैरह होती ना। सो बिल्कुल ये बस एक जैसे आपको लाइक यूनिवर्सिटी या किसी बड़े इदारे को मैनेज करना होता है, इसी तरह हमें भी इन लोगों को ऐसे मैनेज करना होता है। और हम चाहते हैं कि जी बाहर से भी लोग आएँ, तो हम ओपन टू पब्लिक इवेंट्स भी काफ़ी करते हैं। आर्ट रिलेटेड, जैसे इन्होंने मेंशन किया, आर्ट वर्कशॉप्स भी करते हैं म्यूज़िक रिलेटेड, और स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड। सो अगर कोई हमें फॉलो करना चाहता है तो हमारा नाम है rspace.io इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे क्या क्या इवेंट्स चल रहे हैं, और ज़रूर वी वुड लव मोर पीपल टू कम एज वेल। लवली लवली लवली। अच्छा जी, हमें लग रहा है कि आमना का बिल्कुल रेडी हो रहा है कुछ। जी बिल्कुल, अब मैं इसको एक्चुअली मोल्ड्स में डालने वाली हूँ। ओके। तो आई जस्ट शो के मैंने 3 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लिया मेल्टेड चॉकलेट को। एक में मैंने पीनट्स डाल दिए, एक में मैंने आमंड एंड रेजन्स डाल दिए, किशमिश बादाम, और एक में जो मैंने अभी मिक्स कर लिया क्योंकि वो ठंडी हो रही थी तो आई हैड टू मिक्स इट क्विकली। तो वो उसमें मैंने खजूर डाली और थोड़ी सी मूंगफली आप डाली। अपनी मर्जी के नट्स ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी की, जो आपके घर में पसंद किए जाते हो और इजीली अवेलेबल हो। अब आप उसको मिक्स करके एंड सिंपली, आपके पास अगर आप मोल्ड लेना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। इसमें आप डाल सकते हैं बच्चों के लिए, इस तरह के भी फूल वाले मोल्ड्स भी मिल जाते हैं, तो गर्ल्स की एक्टिविटीज़ बन जाती है एंड दे आर वेरी हैप्पी। बार्स की सूरत में बनाना चाहें तो ये बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आप ना भी इस्तेमाल करना चाहें, घर में रखना चाहें, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप सिंपल एक ट्रे के ऊपर भी इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक मैं है। आपको दिखाती हूँ। इसको एक एक स्पून लेके आप इसको इसमें डाल दें। अभी मैं इसको थोड़ा सा और गर्म करूंगी। ये इजीली माइक्रोवेव में भी गर्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एसी चल रहा है, तो वो जल्दी ठंडी हो रही है। हाँ, बिल्कुल जी, आई जस्ट इसको थोड़ा सा आप माइक्रोवेव में 10 सेकंड्स का एक राउंड दे देंगे ताकि वो इजीली पोर आउट हो जाए। जी, और फिर आप ये बाइट साइज बना सकते हैं और फिर इसको आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं आराम। इसमें ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं, तो आराम से 6 से 8 महीने तो फ्रिज में बिल्कुल ठीक चल जाता है। उसके बाद थोड़ी सी स्मेल में कमी आती है और कोई ख़राबी नहीं होती। 2 से 3 साल ये रह जाती है। अच्छा, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है। जी बिल्कुल, अगर आपने फ्रिज में रखा हो। गर्मी से इसको ऑब्वियसली इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मुझे आपने बताया फ्रीज़र या फ्रिज, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि चॉकलेट जब आपके पास आई भी होती है ना, यू फील कि अच्छा फ्रिज में रखें या फ्रीज़र में रखें, बिकॉज टेम्परेचर वेरी कर रहा होता है। एक्चुअली पाकिस्तान में क्योंकि बिजली जाती है ना, तो जब बिजली चली जाए तो फिर वो उसका टेम्परेचर नीचे आ जाता है, और फिर दोबारा जब जमती है तो वो उसके ऊपर ना कभी वाइट स्ट्रीक्स आ जाती हैं। आप देखते होंगे, वो ख़राब नहीं होती, उसको फैट ब्लूम या शुगर ब्लूम कहते हैं उसको। वो खाने के काबिल होती है, लेकिन सिर्फ शक्ल में उसका नहीं ख़राब नहीं हुई। आप नॉर्मली भी देखेंगे जो इम्पोर्टेड भी चॉकलेट्स आती है ना, अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज वो टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाती है, तो वो मेल्ट होकर जब दोबारा जमती है तो उसके अंदर ये आ जाती है चीज़ें। ओके, शेल्फ लाइफ 2 से 3 साल इजीली होती है, आराम से होती है। और स्पेशली जो डार्क चॉकलेट है, क्योंकि इसमें सिर्फ देखें 3 चीज़ें हैं, इसमें फ़ैट है, कोको और शुगर। तीनों चीज़ें डिके नहीं होती हैं, तो ख़राब होने वाली कोई चीज़ है ही नहीं है। ओके, सो दैट्स द रीज़न। चलिए जी, आमना इसको अगेन। जी लवली। चलिए, हमने एक ब्रेक लेनी है। जब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम डिस्कशन को भी जारी रखेंगे। हमारे पास तीनों मेहमान मौजूद है। फाइनल जो चॉकलेट्स हमारी रेडी हो जाएंगी, हम आपको वो भी दिखाएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। हम कराची का जिक्र करेंगे, जहां पे एक रोज़ पहले जो कराची का इलाका है फेडरल बी एरिया राशिद मिनास रोड पर एक जो दिल खराश हादसा पेश आया, जिसने खुशियों भरा घर उजाड़ के रख दिया। हैवी ट्रैफिक की टक्कर से जी मोटरसाइकिल पर सवार 22 साला महानूर और 14 साला भाई अहमद रजा मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि उनके वालिद शाकिर शदीद जख्मी है। एहले खाना के मुताबिक जी महानूर की अगले माह शादी तय थी और घर में जहेज़ की तैयारियां भी जारी थी, मगर हादसे ने सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिया। वाक़े के बाद जी मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपर्स को आग लगाई। ड्राइवर पर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरा, पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डंपर ड्राइवर एसोसिएशन ने दावा किया है कि हादसा वाटर टैंकर से हुआ और एहतजाजन सुपर हाईवे समेत मुख्तलिफ अहम शाहराहें ब्लॉक कर दी गई हैं, जिसमें ट्रैफिक का निज़ाम भी शदीद मुतासर हुआ है। ताहम हुकूमत से जो कामयाब मुज़ाकरात के बाद डंपर्स एसोसिएशन ने धरना तो ख़त्म कर दिया है। शर्जील मेमन साहब ने डंपर्स मालिकान को मुआवजे की अदायगी की भी यकीन दहानी कराई है, जबकि गवर्नर सिंध जो है कामरान खान टिसोरी, उन्होंने जहां बाहक बहन भाइयों के अहले खाना से ताज़ियत भी की और सज़ा के हवाले से बात भी की। अब इस सारे वाक़े ने और फिर एक बार फिर जब हम कराची का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हेवी ट्रैफिक के बेकाबू होने, ख़तरनाक निज़ाम होना, इस सब पे सवालात खड़े किए हैं कि क्या हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम करेगी, या हम आए रोज़ खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात को होता हुआ देखते रहेंगे। इस वक्त सबीन गौरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा MQM हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए IT एंड टेली कम्युनिकेशन। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सबीन गौरी साहिबा। ये वाक़या नहायत अफसोसनाक है और इससे पहले भी कराची के अंदर डंपर्स की टक्कर से ऐसे कई वाक़यात हो चुके हैं, जिसको हम रिपोर्ट भी करते हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर उस पर आवाज़ भी उठाई है, लेकिन ये वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या था, जिसने देखें एक पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया। वो बच्ची महानूर 22 साल की, जिसकी जो है उस दिन तारीख़ तय होनी थी और अगले महीने उसकी शादी थी। उसका भाई और उसके वालिद भी शाकिर साहब बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं और उनको जो है बासी शहीद हॉस्पिटल ले जाया गया शदीद ज़ख्मी हालत में। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ महानूर तकरीबन ये एक साल में 500 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जो सिर्फ हैवी ट्रैफिक का हादसे का शिकार हुए हैं, चाहे वो डंपर्स हों, चाहे वाटर टैंकर्स हों। इसी तरीके से तकरीबन 4,500 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हम MQM के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हुकूमत को झंझोड़ा था, हुकूमत सिंध को, कि हुकूमत सिंध ने जब कोई वाक़या होता है TV पे शोर होता है। आपको पता है कल जो है वो अवामी गवर्नर जो हैं कामरान खान टिसोरी भाई वहाँ गए भी, मगर उसके अलावा किसी भी अरबाब इख्तियार ने सिंध हुकूमत से कोई ज़िम्मेदार, कोई हुकूमती नुमाइंदा, चाहे CM, चाहे उनके कोई इतने माशाल्लाह तर्जुमान रखे हुए हैं, कोई तर्जुमान छोटी छोटी बातों पे बयान दे देते हैं, कोई भी वहाँ नहीं गया। शर्जील मेमन साहब ने जो है वो टैंकर माफिया जो है उसके साथ मुलाकात भी की, क्योंकि उन्होंने 2-3 रोड्स ब्लॉक कर दी थी। फ़ौरन ही जो है वो एक कमेटी बना दी जो उनके नुकसान का जो है वो अंदाज़ा लगाएगी, तखमीना लगा के जो है वो उनके नुकसानात जो हैं वो उसका अजाला करने का वादा भी कर लिया। मगर मैं पूछना चाहती हूँ कि चाहे वो वाटर टैंकर से हुआ हो, चाहे वो किसी डंपर से हुआ हो, वैसे तो फुटेज जो है वो आ गई है और वो जो है एक डंपर के ज़रिए ही बेचारे उसके डंपर तले ही आए हैं, वाटर टैंकर नहीं था। मगर अगर किसी के भी जो है वो हैवी ट्रैफिक का वो शिकार हुए हैं तो उन जानों की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। उन जानों की कोई कीमत नहीं है क्योंकि वो गरीब लोग हैं। हमेशा ऐसे मौक़ों पे आपने देखा होगा कि MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे ही आगे बढ़ के उनकी दादरसी करते हैं। मेरी सिंध हुकूमत से अपील है, हमारे वज़ीर आला से अपील है, और अगर वो कुछ नहीं कर सकते, हम इस पे पहले कौमी असम्बली में भी बात कर चुके हैं। मैंने ख़ुद भी ये मसला कौमी असम्बली में उठाया था जब पिछले साल अचानक कुछ महीनों में ये वाक़यात बढ़े थे, तो हमने इस पे बात की थी कि अगर सिंध हुकूमत, क्योंकि जब हम कोई ऐसी बात होती है उसमें कहा जाता है कि ये 18 अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। सबीन साहिबा, सॉरी माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। NFC अवार्ड्स की बात आती है, जब कोई और चीज़ों की बात आती है, तो उस वक्त ये कहा जाता है कि ये जो है वो वफाक क्या कर रहा है, हुकूमत। अच्छा सबीन साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी जी हाँ जी, मैं आपसे जी, ये जी, सवाल आवाज़ करना आ चाह रही रही हूँ। आपने अभी कहा कि आपने खुद ये इशू कौमी असेंबली में भी उठाया है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि इसके सोल्यूशन के ऊपर कि आपने क्या सोल्यूशन प्रेजेंट किया है, क्योंकि जाहिर है या तो टाइमिंग कंट्रोल की जाए, ट्रैफिक पुलिस इस पे एक्शन ले, इनके कोई वक्त की पाबंदी या कोई टाइम स्लॉट होना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ एहतजाज बात, अब ये बात उससे आगे की है। ये सिर्फ उस चीज़ का मामला नहीं है कि आप इनके ऊपर हम सजेशन दें, इस पे इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है, क्योंकि ये महानूर हो, उसका भाई हो, इससे पहले कई डंपर हादसात हुए हैं जिसमें लोग अपनी जानों की बाजी हार गए हैं, कई घर बर्बाद हो गए हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया 500 से ज़ायद लोग इसमें अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। थोड़े दिन पहले कोरंगी में भी आपको याद होगा जी कि 2 भाई जहाँ भाग हुए थे। उससे पहले मियाँ बीवी जिनकी जो है वो बेचारी बच्ची जो है वो क़ब्ल वक्त जो है वो ज़िंदा बच गई थी। रोड पे लोगों ने उसे उठाया, हॉस्पिटल पहुँचाया। इसके देखें, जब भी ऐसी कोई बात होती है तो हुकूमत सिंध कहती है हमारे पास इसके क़वानीन मौजूद हैं। ये एक बहुत जो है वो सारी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जो ये हैवी ट्रैफिक है, ये रात के वक्त जो है वो ट्रैवल करते हैं, और रात के वक्त जो है जब ट्रैफिक की रवानी कम होती है उस वक्त जो है ये शहरों में दाखिल होते हैं। ऐसा कानून जो है ये यकीनन सिंध हुकूमत के पास भी मौजूद होगा, हर जगह दुनिया में मौजूद है, मगर बात यह है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन। आपको मालूम है कि ये जो पूरे डंपर्स और टैंकर्स हैं, ये जो एक कंपनी होती है वो अपने महीने का पूरा अमाउंट, अपना भत्ता एक जो है वो बाकायदा जो है वो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस को पहुंचाती है, और इस तरीके से ये ट्रैवल करते हैं। उसके बाद ये जब दिल चाहे दिन दहाड़े इलाकों में घुस जाते हैं, आपने देखा होगा हर जगह मौजूद होते हैं, उससे ये हादसा जो है वो उसका बाइस बनते हैं। साथ ही साथ ये एक पूरी जो है वो आप समझे कि एक पूरी मईशत में एक मज़ीद हेड का इजाफा हो चुका है। ये इस हद तक जो है वो रिश्वत का बाज़ार गर्म है। सिंध हुकूमत को चाहिए इसके लिए सख्त कवानीन बनाए। जो लाइसेंसिंग है, ड्राइवर अक्सर आपने देखा होगा कि कभी आप ये ड्राइवर साहब भी गिरफ्तार हुए, लोगों ने पकड़ के गिरफ्तार किया। खैर, जो शरपसंद अनासर थे उनको वाकई करार वाकई सज़ा देने चाहिए। हुकूमत किसी के साथ भी नरमी ना बरते, मगर जो लोगों ने उनको बचाया, हॉस्पिटल पहुँचाया, फिर ज़ाहिर मुश्तइल हो गए थे, इलाका मकीन थे, उन्होंने डंपर्स को जो है वो आग भी लगाई, और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने उसी पुलिस के हवाले किया ड्राइवर को। उन लोगों में से काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं है। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ एक तरफ कार्रवाई है, और जो है उसके बाद जिस तरीके से जगह जगह में बहुत अच्छी बात है कि शर्जील मेमन साहब ने जो है वो उन लोगों के लिए मरात, उनके लिए उनकी तखमीना लगा के जो है उन्होंने कहा इसकी पैसे की अदायगी होगी। मगर सोहराबकोट और दूसरी जगहों पे जब डंपर के लोगों ने, डंपर माफिया ने रोड ब्लॉक किए, इनकी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज किया, शहर को बंद किया, उसके बाद गाड़ियों पे पत्थरा हुआ। एक दो जगह ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जहां लोगों ने, शहरियों ने बताया कि उनकी गाड़ियों को रोक के बाकायदा उनसे आईडी कार्ड्स मांगे गए, उनसे पूछा गया आप कराची के शहरी हैं, उसके बाद उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उसका हाथ तोड़ा गया, उस पर पथराव किया गया। तो बराए मेहरबानी शर्जील मेमन साहब, बिल्कुल प्रोएक्टिव सिंध हुकूमत अगर काम कर रही है तो कुछ बेहतरी के लिए भी काम करे। सिर्फ जो है वो माफियाओं को सिक्योर करने के लिए, जो कि ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा रिश्वतें और पैसे देते हैं, उसके साथ ना करे। लाइसेंसिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जो क़वानीन मौजूद हैं कि रात 11 बजे से पहले टैंकर्स जो हैं, डंपर्स और हैवी ट्रैफिक शहरों में दाखिल बड़ी रोडों पे नहीं होगा सिवाय हाईवेज़ के, उनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। क़वानीन मौजूद हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन कराने की ज़रूरत है। हमारी ट्रैफिक पुलिस को ये तो पता है कि अगर किसी ने अजरक वाली जो है वो बाइक वाले ने या गाड़ी वाले ने जो है वो नंबर प्लेट नहीं लगाई है तो उसको रोक के जो है वो उसको तंबीह की जाएगी, उसको परेशान किया जाएगा। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जो इस किस्म का हैवी ट्रैफिक है या जो ऐसे मसाइल जन्म ले रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले कब काम आएंगे। अच्छा, बात ये है कि जो आपका काम है आप उसे करें। अब सबीन साहिबा, एक सेफ सिटी का प्रोजेक्ट भी था जो कि करोड़ों रुपए की मालियत से बनाया गया, और सेफ सिटी का इस सारे मामले में या डंपर्स के मामले में हमें कोई इनपुट या इसका कोई जिक्र नज़र नहीं आया, क्योंकि जाहिर है हम सब टैक्स देते हैं, ये मंसूबे बनते हैं, और फिर ज़ाहिर क्वेश्चन तो हर कोई करेगा कि जब आप इतने करोड़ों रुपए की मालियत से ये मंसूबे बना रहे हैं तो ऐसे मौक़ों के ऊपर जब उनकी अशद ज़रूरत है। मैं चूँकि लाहौर में रहती हूँ, पंजाब में रहती हूँ, तो आई बिलीव कि यहाँ पर सेफ सिटी अथॉरिटी
कि बहुत हेल्प होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है। अगर कराची में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है तो कहाँ इसकी इनपुट कहाँ रही है, और सेकेंडली क्या इस पे आप लोग एज अ ऑपोजिशन असेंबलीज में सवाल नहीं उठाते कि ये क्या हो रहा है? अगर हम मंसूबे लगा रहे हैं तो काम कहाँ आ रहे हैं वो मंसूबे हमारे? देखें, ट्रैफिक के हवाले से भी सिंध असेंबली में आपको पता है अपोजिशन माशाल्लाह सिंध की बहुत ज़्यादा एक्टिव है और मुसलसल जो है वो हुकूमती जो इस तरह के जो मसाइल होते हैं उस पर हुकूमत को निशानदही करती है, उनके हल के लिए भी कोशिश करती है। हमारे जो मेंबरान सिंध असेंबली है माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और ये डंपर वाक़े पे भी एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा न सिर्फ आवाज़ उठाई जा चुकी है, एहतजाज किया जा चुका है, बाइकॉट किया जा चुका है, सब कुछ किया जा चुका है। साथ ही साथ जो सेफ़ सिटी का मंसूबा आपने कहा कई सालों से पेंडिंग है, इस तरह के कई मंसूबे, चाहे वो सेफ़ सिटी हो, चाहे वो K4 मंसूबा हो, K3 मंसूबा हो, ये तमाम मंसूबे जो कराची के इस पाकिस्तान को चलाने वाले हब कराची के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, उनको कहीं रद्दी की टोकरियों में डाल दिया जाता है। उसके लिए हर साल बजट मख्तस होता है, उसके लिए हर साल पैसे जो है वो रखे जाते हैं उस हेड में, मगर वो कहाँ जाते हैं, क्या काम होता है? अगर आप सिर्फ ट्रैफिक हादसात की बात कर लें तो यूनिवर्सिटी रोड जो पिछले 3 साल से पता नहीं कौन सी हालत का शिकार है, ये यूनिवर्सिटी रोड ही अगर बन जाए तो ट्रैफिक के बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाएं, क्योंकि ये पूरी लिंक रोड आधे कराची को आपस में जोड़ती है। उसके बावजूद ना इस पर कोई काम हो रहा है, पता नहीं कौन सा वो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट नहीं होके दे रहा। फिर हम लोग खुद हुकूमत में रहते हुए हुकूमत से ये जो है वो इस बात पे शिकायत भी करते नज़र आते हैं, मगर ये उनका मसला नहीं है वफाकी हुकूमत का। आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या, पाकिस्तान में जो हमारा इस्लामाबाद है वहाँ पे इतना बड़ा एक लिंक ब्रिज जो है जिसे अभी तैयब उर्दवान साहब के नाम से जो है वो मंसूब किया गया है, वो टोटल 72 दिन में बन के तैयार हो गया और यहाँ पे 3 साल के अंदर एक यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन पा रही है। सेफ सिटी मंसूबा जो है तातुल का शिकार है, कहा जाता है कि इतने पैसे नहीं हैं कि इतने कैमरास पूरी शहर में लगाए जाएं, कई जगहों पे कैमरास मौजूद भी हैं मगर इतने कैमरास लगाए जाएं, जबकि उस पर आधा काम जो है वो मेयर जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे तो उनके दौर में हो चुका था, पूरा एक जो है वो मैकेनिज्म बन चुका था। आपने क्या करना था, आपने उसको वहाँ से आगे लेके जाना था, मगर आपने क्या किया, आपने उसको वहाँ से ख़त्म कर दिया। अब और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो पैसे लगाए जाते हैं, मगर ऐसी कोई चीज़ जिसमें सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अवाम की जान, अवाम की माल, इसका तहफ़्फ़ुज़ करे, अवाम की सेहत, उनकी बेसिक नीड्स, पानी, तालीम, इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। इसके लिए पता नहीं क्या किया जाता है। सिंध हुकूमत के पास जो है वो पेपर्स के अंदर बड़े बड़े बजट्स होते हैं, मगर आपने देखा कि ग्राउंड पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन निल है बिल्कुल। जब तक हुकूमत सिंध जो है ना ये ज़ाहिरी मंसूबे दिखाने के बजाय, सिर्फ जो है ज़ाहिरी बातें करने के बजाय, बड़े बड़े बयानात देने के बजाय, दावे करने के बजाय, अगर वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पे तवज्जो दे दें, जितनी अच्छी वो पेपर वर्किंग करते हैं ना, मेरे हिसाब से अगर वो उसका 50% भी इम्प्लीमेंटेशन कर दें तो सबीन साहिबा, ये आप बहुत बेहतर हो जाएगा, कराची का मसला हल हो जाएगा। आप सही कह रही हैं, ये बातें बिल्कुल रियलिस्टिकली अगर देखी जाएं और ये पॉसिबल हैं एक स्टेट के लिए अपने रिट को, अपने इम्प्लीमेंटेशन कराना कवानीन का, ये उसकी ज़िम्मेदारी है और कहीं ना कहीं रोल है। बट एट द सेम टाइम अगर ये चीज़ें नहीं हो रही, अब एक हुकूमत के लिए एक ऑपोजिशन का खड़े होना और स्टैंड्स के साथ खड़े होना, एक फर्म तरीके से खड़े होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑपोजिशन एक प्रेशर बिल्ड करने में बहुत ज़रूरी होता है, उसका प्रेशर बिल्ड करना हुकूमत के ऊपर, ताकि उसकी कारकर्दगी बेहतर हो। और ऑपोजिशन का किरदार कहीं भी हम समझे तो आप क्या समझती हैं कि एज अ ऑपोजिशन आप लोगों के कितना प्रेशर हुकूमत के ऊपर इस वक्त है, और क्या इस प्रेशर से इन मसाइल का हल हो सकता है? क्योंकि जिन मसाइल का आप जिक्र कर रही हैं, मैं कराची के इश्यूज़ रोज़ाना की बुनियाद पे कवर कर रही हूँ, बेसिक इश्यूज़ हैं सबीन साहिबा, पीने का साफ़ पानी, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इश्यूज़, हेल्थ के इश्यूज़, ये वो इश्यूज़ हैं जो एड्रेस नहीं होंगे तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एज अ शहरी लोग अपने फ़राइज़ सरअंजाम दें, लोग अवेयरनेस लें, जब हुकूमत उनके लिए या अदारा उनके लिए कुछ प्रॉपरली नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा? तो जी बिल्कुल, आप बहुत आपने सही बात की कि अपोजिशन का किरदार जो है वो बहुत अहम है, और हुकूमतों में अपोजिशन जो होती है वो होती ही इसी वजह से है कि वो ऐसी गलतियों की निशानदही करे, इन मसाइल का हल भी पेश करे, प्रेशर भी बिल्डअप करे ताकि ये मसाइल हल किए जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी MQM पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि सिंध हुकूमत में हम
काफ़ी अरसे से, जब से पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में बैठती है, उनकी गवर्नमेंट कायम होती है, सिवाय चंद कुछ अरसे जो है वो ज़रूर, वरना हम जो है वो हमेशा मुल्क की मफाद के लिए, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमती बेंचें, आवाज़ उठाते रहते हैं। अपोजिशन यहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरे ख़्याल में इस वक्त जो चारों सूबे हैं उसमें सबसे मुस्बत किरदार जो एक तामीरी मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठा रही है, बहुत जो है मरबूत आवाज़ उठा रही है, वो सिंध हुकूमत में अपोजिशन है। मगर मसला ये है कि हुकूमत की विल होनी चाहिए मसाइल को हल करने की। हम आवाज़ भी उठा रहे हैं, हम उसके ऊपर जो है वो उनको हल्का लिए भी, मसाइल के हल के लिए साथ भी बहुत दफ़ा बैठते हैं, बातचीत करते हैं। अभी थोड़े अरसे पहले जो है वो इसी तरीके के ट्रैफिक से ही रिलेटेड मसले थे। आपको पता था कराची में दिन दहाड़े ATMओं के बाहर और जो है वो रोडों पे मोबाइल्स छिन रहे थे, अभी भी है, मगर एकदम से इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी और कुछ महीने ये बाकायदा बताया गया था कि जो मोबाइल्स, मोटरसाइकिल्स और ये चीज़ें छिनती हैं, ये एक सनत का दर्जा इख्तियार कर गई हैं। कई अरब रुपए का इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है और जो है वो लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो ये करने वाले मुजरिम हैं। तो उस पर भी हमने बाकायदा जो है वो हर लेवल पे जाके बात की थी। फिर आखिर में जब किसी तरीके का CM साहब के साथ हम बैठे, DIG, IG, CCPO कराची, सिंध, सबके पास हम बैठे, उसके बाद आखिर में जाके हमने मोहसिन नकवी साहब से अपील की थी। वो भी मैंने जो है वो एज़ अ रुकन कौमी असम्बली मैंने उस वक्त जो है वो आवाज़ उठाई थी और मेरी जमात ने वहाँ पे जो है वो इस पर एहतजाज किया था, जिस पे मोहसिन नकवी साहब आए थे चंद माह पहले कराची, और फिर उन्होंने जो है वो सबसे, हुकूमत से भी और हमसे मिलके जो है वो इस पे इजलास किया था। और उसके बाद देखा गया कि थोड़ी हद तक इन चीज़ों में कमी आई, गो के ज़ाहिर सी बातें बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए। तो इस तरीके से हम तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं जहाँ जहाँ, चाहे सिंध हुकूमत में चाहे वफाक में, मगर देखें ज़रूरत इस अमर की है, जो करने वाले हैं उनको ज़रूरत है कि अगर उनके पास ऐसी एक्सपर्टीज़ मौजूद नहीं है, अगर सिंध हुकूमत के पास माशाल्लाह इतने सारे जो है वो उनके मिनिस्टर्स, तर्जुमान, इतनी बड़ी कैबिनेट है, अगर वो ये करने में नाकाम रही है तो या तो फिर वो बोलेंगे हम ये नाकाम है और हुकूमत छोड़ दें। क्योंकि ना चाहे पानी का मसला हो, चाहे रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो है वो तालीम का मसला है, स्कूलों की हालत देख लें आप, किसी भी सूबे से और वफाक से, आप सिर्फ सिंध हुकूमत के जो है वो स्कूलों का मुआवजना कर लें, टीचर्स का मुआवजना कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूलों का है उसका मुआवजना कर लें, पीने के पानी जो स्कूलों में मौजूद होता है, जो वॉशरूम्स ख़ास तौर पे गर्ल्स स्कूल में, उसकी आप जो है ज़रा ज़बू हाली देख लें। या तो स्कूल ज़बू हाली का शिकार हैं, बिल्कुल ही टूटी बेंचें बंद पड़े हुए, कोई इक्का दुक्का स्कूल जो है वो चल रहे हैं, अदरवाइज़ अपने NGOs के हवाले कर दिए। इस पर भी हमने पहले कहा था कि हर MPA 2-2 स्कूल अडॉप्ट कर ले और उसकी मॉनिटरिंग वो कर ले, क्योंकि शायद सिंध हुकूमत चीज़ों को मॉनिटर करने में भी नाकाम रही है। मगर हुकूमती तमाम मशीनरी के बावजूद ना आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना आप ये ट्रैफिक के मसले हल कर पा रहे हैं, जितना भी आपका हैवी ट्रैफिक है, ना उसकी लाइसेंसिंग को बेहतर कर पा रहे हैं। सिंध हुकूमत अजीब अजीब काम करती है, जैसे अजरक वाली जो है वो नंबर प्लेट्स उन्होंने कह दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सबीन साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। सबीन गौरी साहिबा रहनुमा MQM हमारे साथ मौजूद थी जी। और वाकई बात यह है कि जो बेसिक इश्यूज़ हैं उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये जो डंपर हादसा हैं कोई मामूली बात नहीं है, इसमें अगर जो भी इन्वॉल्व है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हम अजरक वाली नंबर प्लेटों से निकले और बाहर कुछ और भी मसाइल हैं जो बेसिक इश्यूज़ हैं, मेजर इश्यूज़ हैं, जिनको कराची के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए हल करना बड़ा ज़रूरी है। पानी से लेकर सड़कों तक, हेल्थ से लेकर पढ़ाई तक, एवरीथिंग, जिस चीज़ के ऊपर बात करें उसमें मसला है। और क्यों है, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि जब एक इदारे मौजूद हैं, हुकूमतें मौजूद हैं, अपोजिशन मौजूद है, तो फिर ये कामयाब चीज़ें क्यों रन नहीं हो रही हैं। इस पर हम बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तानी सोसाइटी में जी ख़वातीन के लिए एक महफूज, बाइज़्ज़त और ख़ुद मुख्तार
सफ़र एक दरीना चैलेंज रहा है। इसी मसले के हल के तौर पर एक यंग पाकिस्तानी ने जी वी सिस्टर्स के नाम से एक मुनफरिद मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई है, जो सिर्फ ख़वातीन के लिए एक मखसूस सवारी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। इस सर्विस में जी ख़वातीन ड्राइवर्स, जिन्हें हम राइडर्स कहते हैं, वही ख़वातीन मुसाफिरों को सफ़र की सहूलत देती हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कामयाबी के साथ काम करने वाली ये सर्विस अब कराची, फैसलाबाद और मुल्तान जैसे बड़े शहरों तक भी फैलने जा रही है। वी सिस्टर्स जी ना सिर्फ ख़वातीन को अकेले महफूज और बाएतमाद सफ़र की सहूलत फराम कर रही है, बल्कि उनके लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी बेहतर बना रही हैं और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। इस ऐप के बारे में और इसके साथ साथ इसका जो फ्यूचर में इनका प्लान है, इसको मज़ीद एक्सपैंड करने का, उसके हवाले से, और ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि एक ट्रस्ट बिल्ड किया जाए फॉर द विमेन आउट देयर, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वी सिस्टर्स ऐप के CEO हसन तारिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, मैं सरमला, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आई एम ऑल वेल। बहुत शुक्रिया टू इनवाइट मी। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हसन साहब, थोड़ा सा हमें इस एप्लीकेशन के हवाले से बताइएगा। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और अगर ये हम कामयाबी से इसको ऑपरेट होता हुआ देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ख़वातीन के लिए एक ट्रस्ट डेवलप होना, जस्ट टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली वांट कि ये कब से ऑपरेशनल है और अब तक आप जिन शहरों का, मैंने बड़े शहरों का जिक्र किया और इसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिएगा। मिस, आई वुड से कि मैं आपका शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि आपने शायद मुझसे ज़्यादा खूबसूरत अल्फाज में वी सिस्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया है। जी, वी सिस्टर्स जो है वो बिल्कुल आज की ज़रूरत थी, वक्त की। मैं बहुत अरसे से अपनी सोसाइटी के उन हालात पे नज़र रख के बैठा हुआ था, जिससे मुझे ये एहसास हो रहा था कि इस वक्त करंटली व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स हु आर एजुकेटेड, हु आर गोइंग आउट वर्किंग, यूनिवर्सिटीज़ एवरीवेयर, we have a population of females जो एक बहुत अच्छे वॉल्यूम में है। इनकी सिक्योरिटी, इनका आना, इनका जाना, यू सी एक डेली बेस नौकरी बहुत हेक्टिक होती है। यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद हसल इन कमिंग एंड गोइंग, इसको आसान बनाना। प्लस मिस, मेरा जो सेकंड इसके अंदर पहलू था उसको आपने बहुत खूबसूरती से बयां कर दिया। जी, मैं ख़वातीन को एम्पावर करना चाहता हूँ। जी, मैं ख़वातीन को उनके पैरों पे खड़ा करना चाहता हूँ। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि वो ख़वातीन अगर किसी भी वजूहात से, हमारे मुल्क में ऐसे एक बहुत बड़ा तबका है जो किसी भी वजह से तालीम शायद नहीं हासिल कर पाई, तो क्या उस बच्ची का या उस खातून का ये हक़ नहीं है कि वो एक अच्छे पैसे कमा के अपने बच्चों को वो लाइफ स्टैंडर्ड दे सके, लाइफ स्टाइल दे सके जो एक एजुकेटेड खातून ने किया। तो मिस, हमने माशाल्लाह हर उस लड़की को जो 20-20 से 25-25 हज़ार की ब्रैकेट्स में थी, उनको हम माशाल्लाह उठा के 75,000 to 85,000 रुपीज़ अ मंथ पे ले आए हैं, एंड दे ऑल आर वेरी हैप्पी। आई एम गेटिंग प्रेयर्स, दुआएं हर किसी से। शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का इसके लिए। जी नहीं, आई एम ग्लैड कि आपने ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से भी काम किया और ये आइडिया बड़ा अच्छा है। आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा इसके ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से कि जिन ख़वातीन राइडर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ये मोटरसाइकिल्स पे हैं, गाड़ियों पे हैं, कितनी तादाद में आपके पास इस वक्त खातून ड्राइवर्स या राइडर्स रजिस्टर्ड हैं और जिनको आप ज़ाहिर है एक्सपैंड भी करने जा रहे हैं और आपका फ्यूचर में गोल भी होगा कि आपने मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी सर्विस को आगे लेके जाना है। बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल ऐसे जी। मैं सरमला, इस वक्त मेरे पास अराउंड 400 प्लस का फिगर है, टू बी एक्यूरेट इट इज़ 412 लेडीज़ हु आर रजिस्टर्ड विद मी। इसमें जी बाइक राइडर्स भी हैं और इसमें कार ड्राइवर्स भी हैं। इस कंपनी को जी, ये कंपनी और कंपनियों से ऐसे मुख्तलिफ हो जाती है कि दिस इज़ इंटायरली वुमन बेस्ड, औरत के साथ। और मैंने नाम वी सिस्टर्स भी इसीलिए रखा ताकि ये एहसास दिलाया जा सके कि आप बहन बहन के साथ है। यू सी सिस्टर्स, आई हैव पर्सनली 3 सिस्टर्स। मेरे अपने घर पे मैं अपनी बहनों के साथ बड़ा हुआ। मुझे ये बात का एहसास है कि बहनों की जो दोस्ती होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़ी क्लोज होती है कि तो इस चीज़ को सब चीज़ों को सामने रखते हुए वी चोज दिस नेम वी सिस्टर्स। अभी हमारे पास 400 से ज़्यादा की तादाद है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़मर्रा की बुनियाद पे ये तादाद बढ़ रही है और मुल्तान, फैसलाबाद और कराची इज़ माई न्यू ड्रीम सिटीज़
and I might be touching them inshallah by the end of this month inshallah. इंशाल्लाह। अच्छा हसन साहब, अब मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है ख़वातीन की सिक्योरिटी, सेफ्टी मेरे ख्याल से हम सबकी प्रायोरिटी का हिस्सा होनी चाहिए। वाइल डिज़ाइनिंग दिस एप्लीकेशन एंड दिस सर्विस, आई एम श्योर कि आपने इस चीज़ को मेक श्योर किया होगा। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन हमें देख भी रही होंगी, किन एस्पेक्ट्स को आपने सोचा है? बिकॉज हमने रिसेंट टाइम्स में दीगर एप्लीकेशंस के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ पे ख़वातीन की, बच्चियों की सिक्योरिटी, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। इस बात को मेक श्योर करना कि ये चीज़, कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो, अगर खातून ड्राइवर से लेकर जो राइडर भी उसमें बैठ रहा है या गाड़ी या बाइक पे, वो भी सिक्योर और सेफ हो। उस हवाले से आपने एप्लीकेशन में क्या ऐसे फीचर्स दिए हैं? मेरा मिस इस कंपनी को स्टार्ट करते वक्त जब सिर्फ पेपर वर्क हो रहा था, मैं तब से ये बात जानता था कि इफ़ आई एम डीलिंग विद द फीमेल्स ओनली, तो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द सिक्योरिटी। मिस, मैं जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म द पीपल थ्रू योर प्लेटफॉर्म, और आपके सवाल का जवाब देते हुए आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू मिस कि मैं जब भी किसी शहर में अपनी इस कंपनी को लेके जाता हूँ, तो अपनी कंपनी के लॉन्च से पहले मैं तमाम साहिब इक़्तिदार जो शहर के लोग होते हैं, आई पर्सनली मीट देम, जिसमें आपके DIGs, ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशंस, योर SSPs, योर पुलिस हायर अप्स, then your commissioners, deputy commissioners. I on a personal basis go meet them first. I take them, I bring them in a liaison कि देखिए ये बच्चियाँ, ये बहनें इधर होंगी एंड हमें आपसे एक स्पेशल सपोर्ट चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक पाकिस्तान के हर शहर में हर ऑफिसर ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा रखा। इसके बाद इसके साथ साथ मिस, आई अश्योर यू वन थिंग मिस, इंशाल्लाह जब तक मुझे पाकिस्तान जानता रहेगा, they will always find me a very good administrator. मैंने अपना एक ज़ाती रिस्पांस फोर्स में शहर में रखा हुआ है। हमारी किसी लड़की का मोटरसाइकिल सड़क पे रुक भी जाए तो मिस किसी भी बंदे के पहुंचने से पहले हमारी रिस्पांस फोर्स पहुंचती है। आई टेक वेरी गुड केयर ऑफ द थिंग्स। ईच एंड एवरी गर्ल हैव स्पोकन अबाउट, ये जो 400 लड़कियों का मैंने नाम लिया है, ये 400 मेरी फैमिली है। अगर इजाज़त होती मैं कभी इन 400 में से किसी रैंडमली आपका इंटरव्यू कराता, वो आपको बताती ये हमारा कैसा भाई है। आई कीप अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइजन विद माई टीम मिस, वेरी स्ट्रॉन्ग लाइजन विद माई टीम मिस। लवली लवली, आई एम ग्लैड कि आपने इस बात को मेक श्योर किया है हसन साहब, और ये बड़ा ज़रूरी है बिकॉज जहाँ पे हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ सेफ्टी, सिक्योरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो समहाउ इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप इस बात को मेक श्योर करें तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब हमें थोड़ा सा I would just like to add on over here मिस अर्मला, आपकी इजाज़त से, कि इस ऐप के अंदर कुछ स्पेसिफिक आवर्स इसलिए मेंटेन किए गए हैं कि हम ख़वातीन को रात को नहीं चाह रहे थे कि 24/7 हो जाए। हम सुबह 7 o'clock स्टार्ट करते हैं अपनी ऐप, हम रात के 10 बजे बंद कर देते हैं, सो दैट एवरी वुमन फ्रॉम माई एंड बहुत इज्जत हया से अपने घर पहुंच जाए। हम अभी इसको मिस रिमोट एरियाज़ में लाए नहीं, हम इसको मिस अभी रूरल एरियाज़ में लेके गए नहीं, हम अभी इसको बड़े शहरों में चला रहे हैं जहाँ रात के 12 बजे तक लाइटें ऑन हैं, सड़कें चल रही हैं, स्टिल हम रात 10 बजे इसको बंद करके घरों को भेज देते हैं। सो मैं से हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सिक्योर रखूँ। जिस लड़की को मोटर बाइक चलाना नहीं आती है उसको हम फ्री सिखाते हैं, 1 रुपया भी नहीं लेते, और जब वो लड़की सीख जाती है तो उसको कंपनी की तरफ से मोटर बाइक गिफ्ट मिल जाता है। ये उसका बाइक होता है, उसकी अपनी सवारी होती है, उनके पास होती है, वो हमारे लिए राइड्स भी लें और वो अपने ज़ाती काम भी करें, बच्चों को स्कूल ले जाएं, बहन को मार्केट ले जाएं। सो वी आर मेकिंग थिंग्स वेरी इजी। यूनिवर्सिटी की बच्चियां, नर्सेज, मेक एनीवन, एवरीबडी विल फॉल इनटू दिस ब्रैकेट। जो चाहे जब चाहे कैन जॉइन अस और enjoy, earn the money and enjoy the security, everything.
लवली, थैंक यू वेरी मच हसन साहब, बहुत शुक्रिया। हसन तारिक, CEO वी सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद थे जी, और अपनी कंपनी के हवाले से बता रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे लोगों की बड़ी ज़रूरत है जी पाकिस्तानी सोसाइटी में, जो इस तरह की सर्विस लेकर आए हैं कि ख़वातीन को एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने में हेल्प कर रही हैं, ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो बाइक सीखना चाहती हैं। इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। 400 से ज़ायद ख़वातीन का इस एप्लीकेशन पे वो रजिस्टर्ड हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, अगर ये अच्छा हो रहा है तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है और इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वी सिस्टर्स जी इस ऐप का नाम है, इस पे हम बात कर रहे थे हसन तारिक साहब से। आगे बढ़ते हैं और अब हम मैच की बात करेंगे। वेस्ट इंडीज़ ने जी बारिश से मुतासरा जो दूसरा वनडे है उसमें शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। इस मैच में बारिश ने कई बार मुदाखलत की, जिसके बायस मैच को 35 ओवर्स तक महदूद करके वेस्ट इंडीज़ को 181 रन्स का टारगेट दिया गया। पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर गैर मुस्तकिल मिजाजी का कहले शिकार रही है। पूरी टीम 37 ओवर्स में सिर्फ 171 रन्स बना सकी। बाबर आजम जी 0 पर आउट हो गए, जबकि साइम अयूब 23, हुसैन तल्लत 31 और हसन नवाज 36 जिन्होंने कुछ मज़ामत दिखाई। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से भी जी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया और हमने ये मैच देखा। इसके साथ साथ नहीं देखा तो आपको नुमान इस वक्त चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, जो कि हम इस मैच का अहवाल बताएंगे भी और ज़रा हम उनसे एनालिसिस भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नुमान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नुमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नुमान चौधरी से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। वेस्ट इंडीज़ के मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से जी जहाँ मैंने जिक्र किया, हसन अली और मोहम्मद नवाज़ ने 2-2 जबकि इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। अब दोनों टीम के दरमियान जो सीरीज़ है 1-1 से बराबर है और जो फैसला कुन मार्का होगा वो ट्यूसडे को होगा। और ये जो मैच है जी इसमें बारिश ने बड़ा इंटरप्ट किया, 2-3 बार बल्कि मुदाखलत हुई बारिश की, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ा। लेकिन कल जो अच्छी परफॉर्मेंस रही या नहीं रही इस पर हमने तज्जिया लेना है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम नुमान चौधरी से रब्ता करने की भी कोशिश करते हैं और उनसे एनालिसिस भी लेंगे। आज जो मैच हो कल भी होगा जो मैच, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान वनडे सीरीज़ की हम बात कर रहे थे। पाकिस्तान मैच हारा है, इस पे हम ज़रा बात करेंगे। नुमान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नुमान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नुमान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो थोड़ा सा एनालिसिस मैंने दिया, मैं थोड़ा सा मैच देख पाई, बाकी मैच ज़रा आप हमें इसका एनालिसिस करके बताएं क्या सूरत हाल रही। बारिश ने इंटरप्ट किया, फिर ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी जी? देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट का ओडीआई क्रिकेट में गुज़िश्ता कुछ सालों से मसला रहा है कि हम स्पेशलिस्ट के साथ नहीं जाते। अगर हमने बैटिंग खिलाई है तो हम एक्सटेंडेड बैटिंग खिलाएंगे, एक कम बॉलर खिला देंगे। और ये मसला हमें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी आया, उससे पहले ट्राई सीरीज में भी आया और अब यही मसला वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमें बायलैटरल सीरीज के दूसरे वनडे में भी आया कि हम 4 रेगुलर बॉलर्स और बाकी जो है वो 3 पार्ट टाइमर्स के साथ जाते हैं। देखिए, आप वन ऑफ मैच में तो इस फॉर्मूले से सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन जब आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, खासतौर पे वो रेन इफेक्टेड मैच जहां सबको पता है कि रन्स होने ही होने हैं, तेज रन्स करेगी दूसरी टीम जब वो चेस पे जाएगी, तो वहां पार्ट टाइमर्स का रोल जो है वो बहुत क्रूशल हो गया था। और यही हुआ कि जो हमारे स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो 14 ओवर्स में कोई लगभग 40 रन दिए थे अबरार और नवाज ने और उन्होंने 3 प्लेयर्स आउट किए। ये स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, जबकि साइम अयूब और आगा सलमान ये जो 2 नॉन स्पेशलिस्ट बॉलर्स थे, इनके 7 ओवर्स में 66 रन आए। तो पहले तो आपका प्लेइंग कॉम्बिनेशन ही खराब था। सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बैटिंग करते हुए की, दैट इज द नंबर ऑफ डॉट बॉल्स। यानी आपका कप्तान 1 रन पर बैटिंग कर रहा है 17 बॉल्स।
आप कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप कौन सी जो है वो क्रिकेट को रेवोल्यूशनलाइज करने की बात कर रहे हैं, जब आपका कप्तान और आपकी टीम का हेड कोच ही एक पेज पर नहीं है और वो जिस मॉडर्न डे क्रिकेट की, जिस मॉडर्न डे ब्रांड की आपकी टीम के हेड कोच बात कर रहे हैं, वही आपके जो कप्तान है उनकी बैटिंग में आप कह लें कि रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा, तो शायद कहीं ना कहीं ये आपस में ही जो है वो डिस्पैरिटी दिखाई दे रही है। इस वजह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। अच्छा, अब नुमान, बात ये है कि आपने स्पेशलिस्ट की जिक्र किया। अब जब हमने इससे पहले T20 सीरीज़ भी देख रहे थे तो उस पर भी हमने कहा कि जी हम कॉम्बिनेशन जो कह ली बनिस्बत नई टीम के साथ मैदान में उतरे थे और उसमें हमने थोड़ा सा जो कह ली मार्जिन दिया कि अच्छा नए प्लेयर्स हैं, उनको मार्जिन देना चाहिए, उनको परफॉर्म करना चाहिए। अब वनडे का मसला ये है कि आपने खुद भी कहा कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न डे क्रिकेट। हम इस तरह के डिसीजंस, इस तरह के टीम कॉम्बिनेशंस के साथ मैदान में नहीं उतर सकते कि जहां पर हमें स्ट्रगल करना पड़े मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी हम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नुमान हमने आगे बड़ी टीम्स, वेस्ट इंडीज़ दो कि एक छोटी टीम नहीं है, लेकिन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ टीम्स जिनके आगे आपने खेलना है, आगे एशिया कप भी है, आपको बहुत सारी चीज़ों को फोकस में रखना है। तो ये हम क्यों हर बार टीम कॉम्बिनेशन से लेकर जो रोल है हर प्लेयर का उस पे इतने डाउटफुल रहते हैं? देखिए, वेस्ट इंडीज का आपने कहा कि छोटी टीम, ऑब्वियसली आजकल तो वो छोटी टीम है, आप उन्हें कह सकते हैं, कंसिडरिंग दैट दे वर नंबर 10th इन दी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग, अब वो नंबर 9 पर आ गए हैं। तो देयर होल रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस ओडीआई सीरीज वाज टू मेक श्योर कि उनकी आईसीसी रैंकिंग बेहतर हो, और वो बेहतर हो गई है। अनफॉर्चुनेटली आपकी मीडियोकर क्रिकेट ने वो बेहतर करा दी है। जहां तक आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं या लैक ऑफ क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली समझता हूं कि कहीं ना कहीं आपको इस नई मैनेजमेंट को टाइम देना है। ऑब्वियसली जब एक नया हेड कोच आता है वो थोड़ा टाइम लेता है अपने कॉम्बिनेशन सेट करने में, बट अगेन कितना टाइम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आप एक कोच को मार्जिन देते हैं, उसके बाद जब वो एक्सप्रेस करने का टाइम आता है तो आप उसको निकाल देते हैं। तो आपको ये करना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं विद माइक हेसन, तो ऑब्वियसली आपको 2-3 साल का मार्जिन देना है। बट ये जो टेक्स्ट बुक मिस्टेक्स हैं जो हमने फ्रॉम 2015 देख रहे हैं कि हम यही गलती करते हैं कि यार बैटिंग एक्सटेंड कर दो, एक बॉलर पे कॉम्प्रोमाइज कर दो, दिस इज अ बेसिक क्रिकेटिंग मिस्टेक। या फिर नंबर ऑफ डॉट बॉल ज्यादा खेल दें, यानी आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम हजारों मील दूर बैठ के बता सकते हैं कि रेन फोरकास्ट है। तो जो हमारे प्लेयर इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या उनको अवेयरनेस नहीं दी गई कि यार अगर वेदर फोरकास्ट में बारिश है तो आप कम से कम 2 रन मत करें 20 बॉल्स पर। आप जिस तरह मोहम्मद नवाज ने 5 की ऑफ 25 बॉल्स, कहीं ना कहीं प्लेयर्स को भी ये गेम अवेयरनेस देनी है कि आप वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले आधे घंटे में बारिश है, वो एक प्रोलॉन्ग स्पेल हो सकता है, तो आप थोड़ा रन रेट अपना बेहतर रखें, ताकि अगर डीएलएस मेथड आता है मैच में तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम गेम में आगे हों। तो ये कुछ बेसिक गलतियां हैं, बट अगेन थोड़ा सा टाइम आपको इस कोचिंग स्टाफ को, इस मैनेजमेंट को देना होगा। ऑब्वियसली प्लेयर्स तो पिछले 8-8, 10-10, 12-12 साल से यही खेल रहे हैं, बट कोचिंग स्टाफ जब नया आता है तो उन्हें एडजस्ट होने में डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है। सॉरी, मैं आपकी बात से अग्री भी कर रही हूँ, समहाउ मैं इस पे अपना एक पॉइंट रखूंगी, और आप चूंकि एनालिस्ट हैं आप मुझे बेहतर तौर पे बताएं। देखिए, हम टाइम दे रहे हैं, अब कितना टाइम हम दें? हम हर टूर्नामेंट, हर बड़े सीरीज से पहले हमारे ऊपर कोई एक नई मैनेजमेंट आती है, नया कोच आता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज हो जाती है, फिर अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो गया है तो हमारा पूरा बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, और फिर हम नए प्लेयर को टाइम दे रहे हैं। इस टाइम देने के चक्कर में हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है समहाउ, बिकॉज अगर हम टाइम ही देते रहेंगे तो फिर हम खेलेंगे कब और अच्छा कब खेलेंगे हम? यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपका बड़ा जबरदस्त सवाल है कि आपको टाइम को डिफाइन करना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द टाइम। अच्छा, उसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज ये है कि गोइंग इनटू द एशिया कप एंड द ट्राई सीरीज, आपको ये मेक श्योर करना है। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से ये एक पैटर्न रहा है कि हर बड़े टूर्नामेंट से पहले हम क्या करते हैं, हम जो बड़े सीनियर प्लेयर्स जिन्हें हमने बहुत अरसे से बाहर बैठाया होता है, हम उन्हें ले आते हैं। अभी भी वही हो रहा है कि ट्राई सीरीज, एशिया कप में हम जा रहे हैं और यही चीज की जा रही है कि बाबर और रिजवान जो है वो वापस आ रहे हैं। मैं पर्सनली ये समझता हूं कि जिस कॉम्बिनेशन को आपने पिछले 1 साल से बैक किया है, यू गॉट टू स्टिक टू दैट कॉम्बिनेशन। और फिर वही जो यंगस्टर्स का कॉम्बिनेशन 1 साल से चल रहा है, अब आपने उन्हें टाइम नहीं देना, अब आपने उन्हें मौका और प्लेटफॉर्म देना है कि यार दिस इज अ ट्राई सीरीज, दिस इज अ बिग टूर्नामेंट,
दिस इज द एशिया कप, आप हमें यहाँ परफॉर्म करके दें। तो ये आई बिलीव कि वो फाइनली जो आपका वो है कि हम कितना टाइम देंगे, आई बिलीव वो टाइम अब आ गया है कि टाइम हमने दे दिया है। पिछले एक साल से यही टीम चल रही है, प्री पीएसएल भी, पोस्ट पीएसएल भी, और शायद चैंपियंस ट्रॉफी इससे पहले भी हमने एक प्रोलॉन्ग रन दे दिया यंगस्टर्स को, जिनमें सलमान अली आगा हो गए, जिनमें साइम अयूब हो गए, हसन नवाज को आप बड़े दिन से जो है वो टीम के साथ कैरी करते आ रहे हैं। तो सुफियान मुकीम है, अबरार अहमद है, ये वही यंगस्टर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि जो नया फेस है पाकिस्तान क्रिकेट का। सो आई बिलीव आपको सेम कॉम्बिनेशन के साथ स्टिक करना है इन T20 क्रिकेट गोइंग इनटू द एशिया कप एंड द ट्राई सीरीज, ताकि फिर किसी के पास ये कहने को बात ना हो कि यार फिर हम बड़े टूर्नामेंट में जाते हुए दोबारा सीनियर प्लेयर को वापस लेकर आ रहे हैं। यस, ये वाली जो कंसिस्टेंट चांसेस है ना, दैट्स माय पॉइंट कि अगर आपने अब यंग कॉम्बिनेशन को इतना टाइम दे दिया है तो जस्ट ले, अब उनको अपना प्रूफ करने का भी मौका उनको मिलना चाहिए। अगर फिर वो ना करें और वो टीम का हिस्सा ना हो तो एटलीस्ट बहुत सारे लोग जो इस वक्त टीवी बैठ के या विद इन द टीम क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जी आपने मौका नहीं दिया, आपने उनको एक राइट मौका दिया। अगर वो उस चांस को अवेल कर ले देन दे शुड बी द पार्ट ऑफ द टीम, अदरवाइज यू कैन रिप्लेस देम। अच्छा, अब रिप्लेसमेंट्स की बात, मैं सीरीज से निकल के कुछ और ही क्वेश्चंस में चली गई हूँ नुमान, बट टॉकिंग अबाउट रिप्लेसमेंट्स, राइट, मैंने अभी जो एक बात की कि अगर एक बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, हमारा एक प्लेयर इंजर्ड है, पूरी टीम का अदला बदला बिगड़ के रह गया है क्योंकि हमारे पास एक प्लेयर, हमारे पास क्या राइट रिप्लेसमेंट्स हैं कि अगर हमने किसी एक प्लेयर को रेस्ट दिया है, टॉकिंग अबाउट शाहीन अफरीदी, बाबर एंड एनीवन, हारिस रऊफ हैं, शादाब हैं, तो वी हैव द राइट रिप्लेसमेंट्स जिनको हम मौका दे सकते हैं या नहीं? हमने उनको मौका नहीं दिया तो हमारे पास रिप्लेसमेंट भी नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वंस अगेन इसमें मैं आपको एक 2021 में लेके जाऊंगा व्हेन पाकिस्तान क्रिकेट वाज ऑन द राइट ट्रैक, जब बाबर टीम के कप्तान थे और टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। उस वक्त एक पैटर्न सेट किया गया था जो अब जाकर लोगों पर रिवील हुआ। वो ये था कि जब नवाज खेल रहे हैं तो चाहे नवाज बुरा खेल रहे हैं, नवाज ही खेलते रहेंगे, जब बाबर और रिजवान खेल रहे हैं चाहे वो बुरा खेल रहे हैं, यही खेलते रहेंगे। इसका नुकसान इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान क्रिकेट को ये हुआ कि हमने लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं बनाई। फिर ये होता था कि ए टीम्स का टूर भी नहीं होता थे, शाहीन के इतने टूर भी नहीं होते थे। तो अब कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान चाहे जैसे भी टीम के अगेंस्ट खेल रहा है, ये भी एक बड़ी कंसर्निंग बात है कि पाकिस्तान शाहीन को अब क्लब की टीम्स के अगेंस्ट खिला रहे हैं, पाकिस्तान शाहीन को अब यूनिवर्सिटी की टीम के अगेंस्ट खिला रहे हैं, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान शाहीन के जो अब टूर है, पाकिस्तान की ए टीम जा रही है, उससे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट आपको प्लेयर्स की मिल रही है। बट आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जाना लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट पे है। अगर हसन नवाज इंजर्ड खुदा ना खास्ता हो जाते हैं तो उनकी जगह इरफान नियाजी पे जाना है, रादर देन आप आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद पे चले जाएं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो डेवलप करना शुरू हो रहे हैं कि अगर फखर जमान इंजर्ड है तो उनकी जगह साहिबजादा फरहान है, अगर साइम इंजर्ड है तो फिर शायद आप उनकी जगह जो है वो बाबर आजम को देख सकते हैं। तो मैं पर्सनली ये समझता हूं कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट ही होनी चाहिए आइडियल सर्कमस्टांसेस में, ना कि रिप्लेसमेंट होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ अ बिग नेम। माइक हैसन ने भी ये कहा था कि आपकी जो टीम का कॉम्बिनेशन है उसमें हम यही देख रहे हैं कि किस प्लेयर का ऑल्टरनेट बैकअप हमारे पास मौजूद है और जिसका नहीं है वो हम तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच नुमान चौधरी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। नुमान चौधरी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान, कल दोबारा मैच होगा, हम इस पर दोबारा तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं हम। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से बात करें, हमारे साथ इस वक्त 3 स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और अभी हम एक ऑनलाइन ज्वाइन करने वाली हैं मलाइका नवाज़। एक बड़ी टैलेंटेड और अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी राइटर है, मुसन्निफ़ा है, जिन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में जी अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किया और अब तक वो 10 से ज़ायद किताबें शाया कर चुकी हैं, जिसके बाद वो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र
जो राइटर्स हैं उसमें शामिल हो चुकी हैं। इनकी राइटिंग्स में जी शायरी है, नॉन फिक्शन है, अवेयरनेस के हवाले से है, फिर उसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिस पे ये लिखती हैं। उनकी द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग को आलमी सतह पर बड़ा सराहा गया और उन्हें 2025 में लिटरेचर टाइम ग्लोबल अवार्ड भी दिया गया, ग्लोबल रिकग्निशन अवार्ड दिया गया, और जबकि कई आलमी अवार्ड भी उसके लिए नामजद हो चुकी हैं। इसके अलावा जी मलाइका ने किताबें लिखने के साथ साथ उनकी एडिटिंग हो, कवर डिज़ाइनिंग हो, फॉर्मेटिंग हो, शात हो, प्रमोशन हो, सब खुद किया है और उनकी किताबें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अवेलेबल हैं। इस वक्त मलाइका हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक मलाइका। माशाल्लाह आपके पोर्टफोलियो में इतनी सारी बुक्स हैं, आपने 13 साल की उम्र में राइटिंग स्टार्ट की। घर में कैसे, कोई और भी आपकी फैमिली में राइटर था जिसको देख के शौक़ हुआ या नहीं, खुद से बुक रीडिंग करती थी, या कैसे आपके इस जर्नी का इतनी अर्ली एज में आगाज़ हुआ? मुझे राइटिंग का और रीडिंग का बचपन से शौक था। जब मैं 13 साल की थी तब से मैं लिखना स्टार्ट हो गई थी। तो ये एक हिसाब से एक तरह से गोल बुक था मेरे लिए। बुक लिखना ये सब कुछ मुझे शौक था। तो जब मैं 13 साल की थी तो मैंने लिखना स्टार्ट किया और उसके बाद गुजरते वक्त अब 18 साल की हो गई और अब तक मैंने अपनी 10 से ज़्यादा किताबें जो है वो शेयर कर दी। लवली लवली। अच्छा मुझे बताएं, जो आपकी किताबें हैं, जैसे मैंने भी कहा नॉन फिक्शन है, शायरी है, फिर उसके अलावा दीगर मौज़ूआत हैं, अब तक आपने जो 10 किताबें लिखी हैं किन किन टॉपिक्स के ऊपर रही हैं और ज़्यादा आपका फोटे या आपका फोकस किस पे रहा है? मेरा जो ज़्यादा फोकस है मोस्टली के ऊपर है, वो इन चीज़ों के ऊपर है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं करते। जिसमें मेरी एक किताब है उसका नाम है ओल्ड एज होम, जो कि उन लोगों के ऊपर है जो कि ओल्ड एज होम में रहते हैं, जिनको उनके घर वाले डेथ हो जाता है। तो इसके ऊपर अभी तक अमेज़न पर एक भी किताब नहीं हुई है, तो मुझे इससे भी खुशी है। उसके अलावा दूसरी मेरी किताब है वॉइस ऑलवेज मी, जो कि एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये वाला। और उसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है 100 पिटिशन टू रिमूव सक्सेसफुल लाइफ, तो उसमें 100 पिटिशन हैं प्रेजेंट। जो इसके अलावा एक और किताब है साइलेंस के बारे में। तो काफ़ी सारी किताबें उन चीज़ों के बारे में है जो कि हम एक्सप्रेस नहीं करते। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलिए मलाइका, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ उमेरा हैदर, आमना हसन और आमना लतीफ़ तीनों मौजूद हैं। आमना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने जब ओवर टाइम जब ये हमको वर्किंग स्पेस का आइडिया बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मैं लाहौर की बात करूँगी क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ, लेकिन आपने इंटरनेशनली क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, सिंस हमारे पास चैलेंजेस बड़े मुख्तलिफ हैं, जैसे भी आपने इंटरनेट का जिक्र किया या कोई ऐसी हॉलीडे आ रही है या कोई भी मामला है, तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप समझती हैं कि आपकी हेल्प हो सकती है समहाउ अगर आपके साथ कोऑपरेशन की जाए किसी भी तरह से, स्टेट कर ले, गवर्नमेंट हो, क्योंकि ये आइडिया अगर हमें ज़्यादा इनकरेज करना है तो? जी बिल्कुल। आई थिंक स्पेशली जैसे कभी कभी बिजली के आउटेजेस होते हैं या इंटरनेट के, तो आई थिंक पहले से अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमारे लिए प्लानिंग के लिहाज से वो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। या ये है कि अगर कोई पब्लिक हॉलीडे होती है, बाज़ औक़ात ये होता है कि बिल्कुल रात के 10 बजे एक दिन पहले हमें पता चलता है कि जी कल छुट्टी होती है, तो वो भी थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि जी लास्ट मिनट कैसे अरेंज करें। स्टाफ भी जाना चाहता है, ऑब्वियसली पब्लिक हॉलीडे होती है, तो अगर हम इंफॉर्मेशन हो जाए या प्लानिंग के लिहाज से कोई हेल्प हो जाए तो डेफिनेटली हमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करने में। बट यूजुअली ये है कि आइडिया तो हो जाता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी को पता नहीं होती है। जैसे अभी पिछले दिनों ऑब्वियसली वो पूरा वॉर का एक हो रहा था, सो ऑब्वियसली कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके लिए आप नहीं प्लान कर सकते। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक हम चाहते हैं कि ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट्स की सर्विस क्वालिटी में कोई कमी पेशी ना आए, और हम 2-3 तरीके से हमेशा प्लान करते हैं ताकि क्लाइंट्स हमेशा सेटिस्फाई रहें। लवली लवली। एज एन एंटरप्रेन्योर उमेरा साहिबा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब तो हमने ऑनलाइन शॉपिंग और इन चीज़ों पर भी देखा बड़े टैक्सेस लगना शुरू हो गए हैं। कल ही मैं कहीं देख रही थी कि जी अब एक और टैक्स ऐड होगी अगर आप ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हैं। आप जैसे बहुत सारे लोग होम बेस्ड बिजनेसेस को रन कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और फिर जब आप प्राइसेस को बढ़ाते हैं, कुछ करते हैं, तो क्लाइंट्स भी कंप्लेन करते हैं। और हैंडमेड चीज़ें तो ऑलरेडी बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम।
इसमें मैं ये चीज़ ऐड करूँगी कि जब हम लोग एक चीज़ हाथ से बनी हुई चीज़ होती है, हैंडमेड होती है, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड आम चीज़ की निस्बत वैसी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसको भी मैं हमारा जो कस्टमर टारगेट होता है ना, एक्चुअली हम उसको देखते हैं, क्योंकि हमारा जो हैंडमेड प्रोडक्ट है वो हर इंसान के लिए नहीं है, ना हर कोई पसंद करता है। मतलब अगर मैं लोगों को कैटेगराइज करूं तो हमारा जो काम है वो थोड़ा सा डिफरेंट और एलीट क्लास में ज़्यादा वो होता है। तो उसमें हम लोगों को बाज़ दफ़ा ये जब ऊंच नीच होती है, हम ज़ाहिर बात है एक मटेरियल लगता है एक चीज़ के ऊपर, और बेस हम लोगों को अपनी अच्छी यूज़ करनी होती है क्योंकि हैंडमेड है, और उस पर एटलीस्ट कपड़ा ख़राब ना हो, स्टफ़ आपका ख़राब ना हो, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। तो हमें यहाँ पे ना कस्टमर को बहुत मुश्किल से सेटिस्फाइड करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। बाज़ दफ़ा बहुत बहस भी होती है उनके साथ, बहुत बहस मुबासा होता है, लेकिन यह है कि ये डिपेंड करता है कि हमने उनको कैसे कन्विंस करना है। तो वक्त के साथ चैलेंजेस है और हाँ उसको जी, ओवरकम करना ही लेकिन मेरे ख्याल से एक वो कहते हैं ना, चेहरे पे स्माइल रख के आपने अच्छे तरीके से कस्टमर डील करना है ना, तो वो आपका आधा मसला वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है। हाँ, कि आप अगर लोगों आप ने उसको तरीके से मैनेज तरीके कर से, लें, हाँ दैट्स जी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, मलाइका हमारे साथ मौजूद है। मीनवेल आमना की भी चॉकलेट रेडी हो रही है। मलाइका से ज़रा हम दोबारा बात करते हैं। मलाइका, मुझे ये बताएं कि आपको ज़ाहिर है हम जिन बुक्स का जिक्र कर रहे हैं, और आप माशाल्लाह भी बड़ी यंग है, एक राइटर की ऑब्जर्वेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है इस सेंस में कि उसने जब लिखना होता है या उसको कोई किसी आइडिया पे काम करना होता है तो उसका फोकस उस एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर होता है। जब आप लिखती हैं तो आपने जितने टॉपिक्स पे अब तक लिखा है, आपने किसी जगह से इंस्पिरेशन ली, किसी पर्सनालिटी से ली या किसी सिचुएशन से ली? मुझे एक तो शौक था, एक ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत सारे शायर जो है वो पसंद है, जिनमें उर्दू पोएट्री भी है, उर्दू राइटर्स भी हैं, इंग्लिश राइटर्स भी हैं। तो मैंने उन सबसे इंस्पिरेशन ली है, जिनमें बहुत सारे हैं। उर्दू में हमारे पास दोन एलिया आ जाते हैं। मुझे उनकी शायरी काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अच्छी लगती है, बाकी तमाम शायरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके अलावा इंग्लिश में फ्रांस कफ्का हैं, जो कि उनकी राइटिंग है, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ मैं और इस तरह फिर लिखती हूँ और सारा कुछ खुद ही हैंडल करके हो जाता है। अच्छा, ये जो हम जिन अवार्ड्स का जिक्र करें, इन अवार्ड्स के हवाले से भी बताएं, ये कब मिले और किन बुक्स के ऊपर आपको मिले? मैंने द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग, जो कि पोएट्री बुक है, ये मार्च 2025 में पब्लिश की थी। तो इसके बाद मुझे लिटरेचर टाइम्स अवार्ड का पता चला कि ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि राइटर्स को दिया जाता है। तो मैंने अपनी बुक नॉमिनेशन के लिए उधर अप्लाई किया और उधर से मुझे जो है वो कुछ महीनों के बाद मेल आए कि आई हैव वॉन द लिटरेचर टाइम्स अवार्ड। इसके अलावा कुछ महीनों बाद रिसेंटली अभी मुझे ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है, जो कि उन राइटर्स को दिया जाता है जिन्होंने कुछ डिफरेंट काम किया हो। तो मेरी किताबें बिल्कुल सब किताबें डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक मुझे 2 अवार्ड्स मिले हैं। इसके अलावा 3 अवार्ड्स के लिए मेरी नॉमिनेशन है, जिनमें ग्लोबल यूथ अवार्ड, ओई अवार्ड और के फॉइल पोएट अवार्ड शामिल है। ज़बरदस्त। तो अभी आप कौन सी बुक के ऊपर काम कर रही हैं मलाइका? अभी आई फाउंड माई सेल्फ एट 3 AM, ये मेरा टाइटल है बुक का। ये काइंड ऑफ है, सेल्फ डिस्कवरी के तौर पर बुक है ये, तो काफ़ी डिफरेंट होगी ये भी। अभी मैं इस पे काम कर रही हूँ, आउटलाइनिंग वगैरह ये कुछ भी। बहुत सारे यंग बच्चे आपको देख रहे होंगे और जिनको राइटिंग का शौक भी है, उन्हें क्या कहेंगी कि अगर आप अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, अपनी कोई किताब लिखना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, ऐसे कोई की पॉइंट्स या ऐसी कोई टिप्स उनके साथ शेयर करें ना? सबसे पहले तो मैं यही करूँगी कि आप लोग स्टार्ट करें, बिकॉज़ ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं, अपनी तरफ से भी होते हैं, लोगों की तरफ से भी होते हैं कि अच्छा नहीं है। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं तो आपको लगता है कि बुक के अंदर जो लाइन्स है वो अच्छी नहीं है, या फिर आप अपने आप का कंपैरिज़न स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ लिखना स्टार्ट करें, अपनी बुक को स्टार्ट से शुरू करें, चाहे वो मेसी हो, चाहे उसमें जो भी मिस्टेक्स हों, लेकिन आपकी बुक होनी चाहिए। आपको मतलब आपका एक पैशन है तो आपको उसको फ़ॉलो करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप डरते रहें हर चीज़ से, लोगों से, अपने आप से भी। तो बस शुरू करें, शुरू करेंगे तो खुद ही आपके लिए रास्ते बनते जाएँगे।
लवली। और अब मुझे बताएं कि ये जो आपने जिन अवार्ड्स का हम जिक्र भी कर रहे हैं और जिनके लिए आप नॉमिनेट भी हैं, ज़ाहिर है जब आप किताबें लिख रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से फेमिलियर होते हैं और इन अवार्ड्स की जो एलिजिबल होना है इनके लिए, ये भी इसी की कहीं ना कहीं इससे जुड़ा होता है। तो आप उस हवाले से भी बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे होंगे, उनको कुछ कहें। ये सब कुछ जो है वो आपको खुद ही देखना होता है कि कौन कौन से अवार्ड, कभी कभी ऐसा होता है कि अवार्ड आ जाते हैं, उनकी टाइमिंग भी गुजर जाती है अप्लाई करने की। ये सब कुछ आपको खुद ही देखना होता है अपने राइटिंग के बारे में। तो हर अवार्ड की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, कुछ सिर्फ पोइट्स के लिए होते हैं, कुछ लिटरेचर टाइप के लिए होते हैं, कुछ यंगेस्ट लोगों के लिए होते हैं। तो वो आपको सब खुद ही देखना होता है कि किस अवार्ड के लिए मैंने कब अप्लाई करना है, कब इसकी वो डेडलाइन है, तो सब कुछ देखना होता है। ठीक तो है, ये सब मैनेज करना पड़ता है। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच मलाइका, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। मलाइका नवाज़ हमारे साथ एक यंग राइटर मौजूद थी। आमना हसन आर्ट स्पेस की फाउंडर है। थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत शुक्रिया आपका भी। और साथ साथ उमेरा हैदर हमारे साथ लाहौरी क्राफ्ट्स की फाउंडर हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। और फाइनल में हमारे पास आमना लतीफ़ मौजूद हैं और इनकी चॉकलेट्स बिल्कुल रेडी हो चुकी है, राइट? जी, थैंक यू सो मच। ये जी मोल्ड में जो मैंने डाली थी, ये थोड़ी थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि ये सेट हो गई हैं। तो ये डायरेक्टली भी, बिकॉज़ ये मोल्ड है इस तरह का कि वो उसमें आप डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। सिर्फ कपकेक्स के लिए थोड़ा सा आपने डेकोरेटिव बनाना हो, बच्चों के लिए स्प्रिंकल्स, बादाम या इस किस्म की चीज़ें, और आप सीड्स भी ऊपर डाल सकते हैं। पम्पकिन सीड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, चार मगज़, सेसमी सीड, इस तरह के जो भी हो वो आप ऊपर से डेकोरेशन के लिए डालें। और ये भी आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे अब सेट हो रही है। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, अगर आप इसको उसमें डाल दें फ्रिज में तो वो फ़ौरन बिल्कुल सेट सेटल हो जाएगी, राइट? इस तरह के आप स्मॉल बाइट साइज पोर्शंस बना के, मोल्ड हों तो इस तरह बना लें, नहीं हों तो भी इस तरह बना लीजिए। कोई मेक लाइफ सिंपल एंड जो घर में चीज़ें हों उन्हीं को इस्तेमाल करके लवली। थैंक यू वेरी मच आमना, बहुत शुक्रिया कि एंड आप यू कैन पैक तशरीफ लाई। देम लाइक दिस आल्सो ओह, एज पैक कैंडीज। भी कर दिया जी आपने, बिल्कुल, दैट्स अमेजिंग जी, बेहतरीन हो गया। ये आमना लतीफ़ क्लासेस लॉजी, उनके इनका एक जो ब्रांड भी है उसको भी रन करती हैं और आज हमारे स्टूडियोज़ में आई। उन्होंने आपकी जो स्वीट क्रेविंग्स है और ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ी हेल्पफुल होती है चीज़, और हमें बहुत अच्छी टिप्स भी दी हैं चॉकलेट को लेकर, और बहुत मेरी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ है। सो आई होप कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।